हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और पीडब्ल्यू जो आपके लिए बन सकता है वो कर रहा है। यहाँ ये जो पीडब्ल्यू जेई चैलेंजर सीरीज है जिसके अंदर हम आज का जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखने वाले। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर हमने रिवाइज कर लिया है, ये आप पीएनसी के वीडियो डालो, तो ये आज रहा आपके सामने। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हर लेक्चर से पहले बोलता हूं, आपको सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठना है। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सोल्व करना है। तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है जब तक आप खुद से ढंग से ट्राई ना कर लो। अगर क्वेश्चन सोल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व हुआ तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो जैसे पीएनसी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि ये बेसिकली अगर अपन बोले तो ये प्रोबेबिलिटी का बेस मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमने 2 लेक्चर डिसाइड किए हैं। 2 लेक्चर में अपन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट जो आपका जो भी शेड्यूल्ड डे है उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ सब टॉपिक हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक, एनसीआर एनपीआर से रिलेटेड, ग्रुप्स, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, सर्कुलर परम्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, डिवाइजर, डीअरेंजमेंट एंड मिसलेनियस कंसेप्ट हैं। इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, तो तैयार हो आप। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जो इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इस साल क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसी से मैं शुरुआत करता हूं एडवांस में। ओके, तो ये रहा आपके सामने। पहले तो आप देखना, ये चैप्टर में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ना, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के ज्यादातर क्वेश्चन बहुत एवरेज लेवल के होते हैं जिनको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, पीएनसी को अगर मैं प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स कर दूं उसके बाद में क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, जो कि हम प्रोबेबिलिटी का जब वीडियो डालेंगे वहां पे उनको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कितना इजी क्वेश्चन है। बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना। पीएनसी में क्या होता है, पीएनसी में आपको आंसर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने होते, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। 1 या 2 लाइन में आंसर आ जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। यस और नो? तो अपने को बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है और कैलकुलेशन में कोई केस मिस ना हो जाए, कोई छोटी मोटी इधर जो भी आप काउंट कर रहे हो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर, 4 डिजिट इंटीजर इन द क्लोज इंटरवल। आप गौर से देखो, क्लोज इंटरवल की बात है, ये इस साल ही आया था ये क्वेश्चन। क्लोज इंटरवल मतलब मैं इस वाले नंबर और इस वाले नंबर को इंक्लूड करूंगा, फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। कौन कौन सी डिजिट? 0 2 3 4 6 7 ये ले रखी है। तो सबसे पहले अपन इसको टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे? वीडियो को पॉज करना आपको, ठीक है, खुद से सोल्व करना और उसके बाद में हमको देखना है सॉल्यूशन। ठीक है, इस साल का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख ही रहे हो इसको। तो 4 डिजिट नंबर, इसका मतलब ये 4 प्लेस मुझे भरने। सबसे छोटा क्या है? 2022, मतलब 20 और यहाँ हमने 2 रख दिया। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो प्लेस है यूनिट डिजिट वाला, इसको फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन? आप यहाँ पे 2 भर सकते हो, यस 2 आ सकता है, 3 आ सकता है इस प्लेस पे, 4 6 7, मतलब हमारे पास 5 डिजिट है जो इस प्लेस को भर सकती हैं। और वो सारे के सारे जो नंबर आएंगे, वो सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में आएंगे। क्लियर? तो शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं। इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 5 है, तो टोटल मेरे को 5 नंबर मिल गए जो 4 डिजिट है। ठीक, अब हम आते हैं आगे, 2 0। अब इस प्लेस को भरने के लिए आपने 2 तो ले लिया, 0 आप ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर इस इंटरवल के बाहर हो जाएगा वो डिजिट। तो यहाँ भरने के लिए आपके पास 3 4 6 और 7, ये 4 डिजिट है। कितनी है? 4 डिजिट है। ओके, और इस प्लेस को भरने के लिए आप कोई भी डालो, जैसे यहाँ पे आप 3 डालोगे या 4 डालोगे, 6 या 7, इन 4 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ फिल करोगे। ठीक, तो उसके बाद में 0 2 3 4 6 7 कुछ भी रख सकते हो, सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में आएंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी हैं या 6 डिजिट हैं। डिजिट रिपीट हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर में जो नंबर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिजिट्स रिपीट भी हो जाती है, इनफैक्ट ये दे भी रखा है आपको। तो बताओ यहाँ पे कितने नंबर आपको मिलेंगे? 4 × 6 मतलब 24। नेक्स्ट हम आते हैं अब 100th वाली डिजिट पे। तो यहाँ पे 2 है,
जीरो आप ले नहीं सकते, यहाँ जीरो आपने कंसिडर कर लिया, जीरो के ये दो केस बनते हैं, हमने देख लिया। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये 6 है और 7, मतलब 5 डिजिट है। इस प्लेस को फिल करने के लिए मैं जीरो भी ले सकता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं मेरे पास? 6। और यहाँ पे कितने हैं? 6। जीरो नहीं लिया मैंने, जीरो वाला केस पहले मैंने काउंट कर लिया। अब उसके बाद में मैं या तो 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा या 3 रखूंगा, यहाँ पे 4, 6, 7, जो भी 5 मेरे पास केस हैं वो सारे रख सकता हूँ। उसके बाद में जीरो आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी नंबर आएंगे सारे इस इंटरवल में आएंगे। क्लियर है? तो बताओ ये कितने केस हो गए? 5 × 6 × 6 कितना आ गई? 180। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 2, अब देखो 2, 3, 4, 6, 7 सारे यहाँ पे आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। आगे वाला जो नंबर है वो, इस केस को तो हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे सारे पॉसिबल केस आ गए। तो अब अपन इस वाले डिजिट को टारगेट करेंगे कि यहाँ पे क्या आ सकता है। तो 2 के जस्ट आगे आप क्या लेके, कौन सा डिजिट लेके आओगे? 3। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे 3 ले लिया मैंने। ठीक, अब इस प्लेस को भरने के लिए इन 6 में से आप कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर लो, इन 6 में से आप कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर लो, इन 6 में से आप कोई भी डिजिट सेलेक्ट कर लो। क्या आ जाएगा? 6 × 6 × 6। ये सारे के सारे नंबर, ये 216 हो गया, ये सारे के सारे नंबर किस में आएंगे? सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में आएंगे। ओके, अब अगर मैं आगे यहाँ 4 लेके आता हूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट वाली डिजिट के लिए भी देखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वाली डिजिट में यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0, 2 और 3 आ सकता है। क्योंकि जैसे ही मैं 4 लूँगा यहाँ पे तो फिर आगे वाले नंबर देखने पड़ेंगे। तो इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन, ओके, और इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन, इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है। ओके, तो बताओ कुल कितने केस बन गए? 3 × 6 × 6 कितना आ गया? ये 36 × 3 108। ओके, अब अगर अपन देखें यहाँ पे हमने 4 ले लिया, अब मुझे 0, 2, 3 वाले सारे नंबर ले लिए। नेक्स्ट वाला प्लेस इसको देखो, तो यहाँ पे 4 ले लिया। उसके बाद में यहाँ जो बन रहा है 82 बन रहा है, और इधर कोई भी 2 नंबर आप उठा लो, उनसे एक नंबर बनाओगे वो हमेशा 82 से छोटा ही आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 6 है, इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 6 चॉइस है। ओके, तो टोटल कितने बने? 6 × 6 मतलब 36। तो आपको क्या करना होता है? जैसे क्वेश्चन देख रहे हो आप स्क्रीन पे, आराम से धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन करनी है। यस और नो? कैलकुलेशन करोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है शुरुआत में और लास्ट में। बीच में जैसे 3, जैसे आप ये 4th प्लेस पे 3 लो 3 लोगे डिजिट, तो उसके आगे कुछ भी फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही 4 आता है फिर आपको सेकंड वाले प्लेस पे भी स्पेसिफिक होना पड़ता है कि कौन कौन सी डिजिट आ सकती है। इधर 2 आपने लिया तो फिर आपको 0 इन प्लेसेस पे देखना पड़ेगा कि हमें नंबर इस इंटरवल में चाहिए। क्लियर है बात? तो काउंट कर लो। अब इनको काउंट करते हैं तो बताओ कितना आता है यहाँ पे? 5। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 5 इतने नंबर प्लस 24 प्लस 180 और प्लस 216 प्लस 108 प्लस 36। इन सब को अगर आप ऐड करते हो क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? सबको ऐड कर लो, 569। कैलकुलेशन है, सिंपल से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर मुझे ध्यान में था। कोई डाउट है इसमें? आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। अब देख लो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं पीएनसी में, और ये इस साल का क्वेश्चन है, आप पेपर उठा के देख सकते हो। ठीक है, पेपर उठा के आप देखना, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहेंगे। ओके, बीच बीच में कुछ पीवाईक्यू लेता रहूंगा और बाकी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार हो? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो आप। PQR आर प्राइम नंबर्स, मान लो 2, 3, 5 है। ठीक है, इस तरीके से मान लो
अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एलसीएम ऑफ अल्फा बीटा गामा, मुझे ये दे रखा है एलसीएम, मैं यहां लिख लूं ये एलसीएम है अल्फा बीटा और गामा। इसका क्या दे रखा है एलसीएम, पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब एचसीएफ आपको दे रखा है। एचसीएफ आपको क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा का 3 नंबर है, उनका एलसीएफ आपको दे रखा है पी क्यू आर, पी की पावर 1, क्यू की पावर 1 और आर की पावर 1। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रिपलेट्स, कितने होंगे जिनका एलसीएम ऐसा आ रहा हो और एचसीएफ ऐसा आ रहा हो। क्लियर ये बात। तो आप खुद देखो, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा या फिर हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो आप बोलना चाहो। तो अल्फा बीटा जो नंबर है, अल्फा बीटा गामा, किस तरीके के नंबर आएंगे, ये पी क्यू आर जो प्राइम नंबर है 2 3 5 ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, इनसे मिलके बनेगा। तो अल्फा में पी आएगा, क्यू आएगा और आर आएगा, बीटा में भी पी क्यू और आर आएगा, गामा में भी क्या आएगा, पी क्यू और आर, इनटू में है ये पी इंटू क्यू इंटू आर। अब इनकी पावर्स को अगर हम देखें तो पावर के लिए सबसे पहले आप आर को टारगेट करो, आर की पावर 1 एचसीएफ में आ रही है और एलसीएम में भी आर की पावर 1 आ रही है, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल में आर की पावर 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी आर की पावर 1 है, तो अल्फा बीटा गामा में आर की पावर 1 1 रहेगी, फिक्स हो गया। क्लियर। अब इधर देखो पी की पावर 3 आ रही है, मतलब इनमें से कम एक ऐसा नंबर रहेगा जिसमें पी क्यूब आ रहा है, कम से कम बोला है मैंने, कम से कम एक नंबर ऐसा रहेगा जिसमें सबसे छोटी पावर पी की क्या आएगी, 1 आएगी। अरे एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, छोटी पावर को कंसीडर करते हैं और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं, आता है बेसिक सा कंसेप्ट होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट से मैंने मान लिया कि पी की पावर m1 है, पी की पावर m2 है और पी की पावर m3 है। यहाँ पे क्यू की पावर मैंने n1 ले लिया, क्यू की पावर n2 और क्यू की पावर n3 ले लिया। क्लियर है, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। तो आर की पावर तो डिसाइड हो गई अल्फा बीटा गामा में कि ये 1 1 1 आएगी। पी जो है, पी की पावर m1 m2 m3, तो m1 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर 3 से ज़्यादा चला गया तो फिर एलसीएम में पी क्यूब नहीं आएगा, पी क्यूब से बड़ा नंबर आएगा। यस और नो। तो एलसीएम एचसीएफ का बेसिक फंडा तो जानते हो आप लोग। तो बेसिकली यहाँ m1 m2 m3 है ना, m1 m2 और m3, इनका जो मैक्सिमम है, तीनों का कोई भी एक मैक्सिमम ले लो, वो 3 होना चाहिए। इन तीनों का कोई भी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 3। और इन तीनों में अगर आपको मिनिमम लेना हो, m1 m2 और m3 में मिनिमम लेना हो तो वो 1 होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम तीनों की पावर 1 1 कम से कम दिखेगी तो आपको एचसीएम में पी की पावर 1 दिखेगा, मैक्सिमम आपको पावर 3 दिखेगी इन तीनों में से कहीं, तो आपको एलसीएम में पी क्यूब दिखेगा। यस और नो, सिंपल सा फंड है, कोई डाउट इसमें। ओके, तो अब ये कितने तरीके से मैं ले सकता हूँ, m1 m2 m3 की मैक्सिमम तो क्या रहे, 3 रहे और मिनिमम क्या रहे, 1 रहे। तो थोड़ा सोच के देखो क्या क्या बन सकता है कि भाई 1 1 3, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पावर 1, यहाँ पे पावर 1 हो जाए, 3 1 1, या फिर 1 3 1, या फिर 1 1 और 3, इस तरीके से बन सकता है। तो मतलब एक नंबर अल्फा में पावर 1 हो जाए, बीटा में पावर 1 हो जाए, गामा में पावर क्या हो जाए, 3। तो लिस्ट क्या आ रही है, लिस्ट मतलब मिनिमम पावर 1 दिख रही है और मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, मुझे 3 दिख रही है। और यही चाहिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। यस और नो, ठीक है। तो ये 1 1 और 3 ये एडजस्ट भी तो हो सकते हैं कि इधर 3 आ जाए, इधर 1 1 आ जाए, इधर 3 आ जाए, इधर 1 और 1 आ जाए। तो इसमें 2 अलाइक ऑब्जेक्ट है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 3। क्लियर है बात। अब अगली बार क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ 1 हो जाए, एक पावर 2 हो जाए और दूसरे नंबर की पावर 3 हो जाए। अरे मिनिमम पावर तो आपको 1 रखनी है तीनों में से किसी एक की, इन तीनों में से किसी एक का मैक्सिमम पावर आपको रखना है।
तो बची हुई पावर क्या है, आप 2 रख लो, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, फिर इनको आप अरेंज कर दो, तो 3 2 1 कैसे भी कर सकते हो। तो 3 पावर आ रही है, तीनों अलग अलग है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अगली बार क्या हो सकता है कि एक नंबर की पावर तो 1 हो जाए, थोड़ा सोच के देखे ना, और बाकी बचे हुए 2 नंबर की पावर क्या हो जाए, 3 3 हो जाए। यहाँ पे 1 3 और 3, तो मिनिमम क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब HCF सेटिस्फाई हो गया। मैक्सिमम क्या दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है, मतलब LCM सेटिस्फाई हो गया। तो बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे, इनको कैसे अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 3। तो टोटल कितने तरीके से ये आ सकते हैं, 3 + 6 + 3 मतलब 12। कोई डाउट? ये हमने M1 M2 और M3 को देखा। जिन यहाँ पे कौन से केस देखें, M1 M2 M3 का मिनिमम हमेशा 1 रहेगा, जिससे HCF में मुझे P की पावर 1 दिखेगी, और इन तीनों में से हमेशा एक मैक्सिमम क्या रहेगा, 3 रहेगा। 2 भी हो सकते हैं कि भाई ये पावर 3 और 3 हो जाए। क्लियर है बात? जिससे LCM में मुझे क्या दिखेगा, PQ। LCM में हम हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं, HCM में हम छोटी वाली पावर कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे N1 N2 और N3 पे आते हैं, तो N1 N2 और N3 मतलब Q की पावर है, HCF में Q की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो मतलब इन तीनों में से कम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और LCM में पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब N1 N2 N3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, बताओ? मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 2। ओके, तो यहाँ पे फंडा बनेगा मैक्सिमम का, 3 पावर है N1 N2 और N3, 3 नंबर है अल्फा बीटा गामा में Q की पावर हम देख रहे हैं। इन तीनों में मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, N1 की पावर आप 3 तो नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप 3 ले ली तो फिर Q क्यूब हो जाएगा, LCM में Q स्क्वायर नहीं दिखेगा, फिर आपका LCM में क्या दिखेगा, Q की पावर 3 दिखेगा। यस और नो? तो क्या करें फिर, मैक्सिमम N1 N2 और N3 का क्या हो सकता है, 2, जो यहाँ से पता चल रहा है मुझे। ये लो जी 2 कर दिया मैंने। मिनिमम क्या हो सकता है, वो किससे पता चलेगा, HCF से। अल्फा बीटा गामा में जो प्राइम फैक्टर Q है उसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब Q और Q तीनों जगह रहना चाहिए, और कम से कम पावर उसकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मिनिमम ऑफ N1 N2 एंड N3 इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये कितने तरीके से आ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, कैसे कैसे आ सकते हैं कि भाई इनमें से 2 पावर तो 1 हो जाए और 1 पावर क्या हो जाए, 2, क्योंकि अपने को मिनिमम 1 सी और मैक्सिमम 2 सी। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो पावर्स को, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस और नो? कैसे, 2 1 1 1 2 1 इस तरीके से, तो कितने आ गई है, 3। या फिर क्या हो सकता है, इनमें से 2 Q की पावर तो 2 हो जाए और 1 Q की पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब 1 2 N2 इस तरीके से पावर आ जाए, N1 N2 N3 की वैल्यू। इनको अरेंज कर दो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आ गया, 3। क्लियर है बात? तो N1 N2 N3 कितने तरीके से आ सकते हैं, 3 + 3 मतलब 6। M1 M2 M3 कितने तरीके से आ सकते हैं, 12 तरीके से। R की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1। यस और नो? क्लियर है बात? ये थोड़ा सा है ना, आपको HCF और LCM का फंडा क्लियर होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप नंबर ले लो, जैसे क्या ले लो, P की वैल्यू 2 ले लो, Q की वैल्यू क्या ले लो, 3 ले लो, और R की वैल्यू क्या ले लो, 7 ले लो। अब जो LCM आ रहा है 2 3 7, वो क्या आ रहा है, 2 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में 2 की पावर क्या रही होगी, 3 रही होगी, तभी तो LCM में बड़ी पावर आएगी। यस और नो? ठीक है, फिर आगे फिर आप देख सकते हो। और ये सिंपल सा अपन ने कैलकुलेशन किया है। तो अब हमें M1 M2 M3 12 तरीके से मिल रहे हैं, N1 N2 N3 6 तरीके से मिल रहे हैं, और R की पावर जो 1 है वो एक ही तरीके से मिल रही है, क्योंकि तीनों की पावर 1 होनी चाहिए, तभी LCM में R की पावर 1 और HCF में R की पावर 1 दिखेगा। ओके, तो बताओ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, P की पावर बताओ 12 इंटू Q की पावर 6 इंटू R की पावर 1 मतलब 72। ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें HCF LCM के कई कंसेप्ट भी आ रहे थे छोटे छोटे, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है PNC के क्वेश्चंस में। ओके, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका ये सही है
और किसको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, समझ में आपको तभी आएगा जब आपको पीएनसी बहुत अच्छे से आता है। पीएनसी आपको अच्छे से आता है, उसके बाद में ये क्लास आपको अटेंड करनी चाहिए। ओके, क्वेश्चंस इसमें जैसे अभी हमने देखा था, मैं आगे भी 1-2 क्वेश्चन लूँगा पीवाईक्यू, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है। आपको बस बेसिक आपके अच्छे होने चाहिए, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और हम शुरू करते हैं। एक फिगर है जिसमें एक टाउन है, उसका प्लान दिखाया हुआ है। स्ट्रीट कैसे दे रखी है, स्क्वायर में ना, ब्लॉक इस तरीके से बने हुए हैं रास्ते। द मिडिल ऑफ द टाउन इज द पार्क, बीच में एक पार्क है, ठीक है, कॉलोनी पार्क मान सकते हो आप इसको, जिसके बीच से रोड जा रही है, ये वाली रोड जा रही है, डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड माधुरी है, तो माधुरी रोजाना जाती है उसके घर एच से, घर कहाँ है यहाँ पे एच है, और स्कूल कहाँ है एस है, और हमेशा शॉर्टेस्ट रूट लेती है। इसको कंसिडर करना अपने को शॉर्टेस्ट पाथ, द नंबर ऑफ डिफरेंट शॉर्टेस्ट रूट्स दैट सी कैन चूज, कितने तरीके से वो शॉर्टेस्ट पाथ ले सकती। तो पहले तो हम इस चीज पे गौर करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको कहाँ से जाना है, घर से स्कूल जाना है। ओके, तो अगर वो जैसे ऐसे चले, मतलब एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, तो इस पार्क के इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगी। पहले अपन यहां से लेके यहां तक, लेट से मैंने इसको पॉइंट पी बोल दिया, यहां से यहां तक एच से पी तक वो आती है, तो उसको बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और 2 वर्टिकल, बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक और 2 वर्टिकल ब्लॉक उसको चलने होंगे। अब वो ऐसे भी चल सकते, पहले हॉरिजॉन्टल चले, फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या फिर दोनों वर्टिकल चल जाए फिर दोनों हॉरिजॉन्टल, पहले दोनों हॉरिजॉन्टल चल जाए फिर दोनों वर्टिकल चल जाए, कितने तरीके से भी वो यहाँ आ सकते। अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको कम से कम 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल तो चलना ही होगा, यस और नो। ऐसा तो नहीं उड़ के आएगी ड्रोन से, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि ब्लॉक है उसके हिसाब से उसको चलना होगा। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल चलना है, क्लियर ये बात, ठीक। अब अगर मान लो इससे ज़्यादा अगर वो चलती है, लेट से मैंने इसको पॉइंट पी बोल रखा है, वो एक हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं होगा यहाँ पे, यस और नो। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो या तो इधर मूव करे या फिर डाउन मूव करे, इसके अलावा नहीं करनी चाहिए, क्लियर है बात। शॉर्टेस्ट पाथ का फंडा क्लियर है, ठीक। अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है P, मुझे H से P चाहिए, तो एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और दूसरा वर्टिकल, तो बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल ब्लॉक गुजारने होंगे, क्लियर है बात। तो अब इनको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई पहले हॉरिजॉन्टल चल जाए फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, या फिर पहले दोनों वर्टिकल चल जाए फिर दोनों हॉरिजॉन्टल चल जाए, फिर क्या हो सकता है पहले वर्टिकल फिर दोनों हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। तो बेसिकली ये 2H और 2V को मैं जितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ उतने तरीके से माधुरी H से P पर पहुँच सकती है शॉर्टेस्ट पाथ से, क्लियर है बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H से P तक पहुँचाएंगे, H से P तक पहुंचाते हैं माधुरी को। तो कितने तरीके से, उसके लिए मुझे 2 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, 2 वर्टिकल ब्लॉक, मतलब 4/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सेम है, HH VV, उनके लिए मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये पढ़ते हैं अपन लोग, ग्रिड प्रॉब्लम आती है ना, ग्रिड प्रॉब्लम जिसमें ऐसे ब्लॉक 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 चलते हैं, तो वहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो अब देख लो, ये काउंट कर लो, H से अगर P में पहुंचना है तो कितना हो गया, ये 4 × 3 × 2 × 1/2 × 2 कितना आ गया 6। तो H से P शॉर्टेस्ट पाथ 6 तरीके से पहुंचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं P से Q पर। अब P से Q अगर मुझे पहुंचना है, P से Q अगर माधुरी को पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ या तो ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए,
कौन सा होगा शॉर्टेस्ट पाथ? सबको पता है कि भाई ये वाला जो डायगोनली जा रहा है, पी से क्यू डायरेक्ट जो पार्क के बीच से जा रही है रोड, उसको सेलेक्ट कर ले तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो पी से क्यू में अगर आपको पहुंचना है तो एक ही रास्ता आपको ये वाला, ठीक। क्यू से अगर मुझे एस पहुंचना है, क्यू से एस पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो बताओ कितने हॉरिजॉन्टल? एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो बेसिकली 3 तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मुझे ब्लॉक चलना होगा। तो इनको अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब कितना आ गया ये 4। क्लियर है बात? तो अब अगर मुझे पूरा देखना है एच से एस, तो एच से पी वर्क हो रहा है, पी से क्यू हो रहा है, क्यू से एस हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल मेथड जो होते हैं काउंटिंग के, है ना, कब ऐड करना होता है, कब मल्टीप्लाई करना होता है। बताओ, अपना आंसर बता दो। एच से पी पहुंचने के कितने वेज हैं? 6। पी से क्यू पहुंचने के कितने वेज हैं? 1। और क्यू से एस पहुंचने के कितने वेज हैं? 4, सॉरी 4 है ना यहाँ पे, ये अभी अपन ने निकाला 4। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है? छोटा सा कंसेप्ट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको ढंग से समझ लेना। पहले वही मैं जो बताता हूँ हर लेक्चर में कि वीडियो को आपको पॉज करना है, फिर खुद से सोल्व करना है। एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद में क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कितना अच्छा है कितना नहीं। ठीक, क्लियर है? तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये एडवांस 2020 में आया था और कितना आसान क्वेश्चन है। एक होटल है जिसमें 4 रूम है, ठीक है, और 6 लोग हैं जो यहाँ पे रहने आए हैं। उन 4 में से, इन 4 रूम में से आपको क्या रहना है? 6 लोगों को रहना है और कंडीशन क्या दे रखी है कि कम से कम 1 पर्सन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पर्सन इसमें रह सकते हैं। कंडीशन क्या है कि भाई या तो सिंगल या फिर डबल, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। कितना आसान है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से सोल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए। तो अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 और रूम नंबर 4, ठीक है। पर्सन कितने हैं? 6 है। तो एटलीस्ट 1 चाहिए मुझे और एटमोस्ट 2 पर्सन चाहिए पर रूम, ठीक है। तो बेसिकली 6 लोगों के मैं 4 ग्रुप बना देता हूँ। एक ग्रुप जिसमें 1 पर्सन, दूसरे ग्रुप में भी 1 है, तीसरे में क्या है? 1 है, और यहाँ पे फिर बचे हुए में 3 जो कि नहीं लेना है। इसका मतलब ये वाला ग्रुप तो नहीं बनेगा। फिर देखें हम, एक ग्रुप में 1, दूसरे में 1, इसमें आप 2 कर दो और इसमें 2 कर दो। बस केवल ऐसा ही ग्रुप बन सकता है कि 2 रूम में तो 2 लोग जाएंगे और 2 रूम में 2-2 लोग जाएंगे। क्लियर है? तो पहले ग्रुप बनाए अपन, 6 लोगों के 4 ग्रुप बनाए, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ग्रुप में वही होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक। तो 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर और ये 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ मेंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी आप बोलना चाहो, इक्वल है, तो इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा? 1/2 फैक्टोरियल। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें भी सेम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 फैक्टोरियल। ये ग्रुप फॉर्मेशन जो होता है उसमें ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है ना, ये मैंने 4 ग्रुप बना लिए, 4 ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब ये जो 4 ग्रुप बना है, वो एक ग्रुप में 1 नंबर लेट से रमेश है, दूसरे में सुरेश है, और यहाँ पे सलमान शाहरुख है, और यहाँ पे अपन किसको ले लें? रणवीर, और कोई भी आप नाम ले लो, ठीक है। तो ये जो इस ग्रुप में सिंगल मेंबर, ये कौन से रूम में जाएगा? ये जो इसमें है वो कौन से रूम में जाएगा? तो बेसिकली आपने 4 ग्रुप तो बना लिया, अब उनको रूम अलॉट करना है। तो कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल से। ये मेरा आंसर। पीएनसी में यही तो अच्छी बात तो होती है, लिखना आपको ज़्यादा नहीं पड़ता, बस आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप क्या आ गया बताओ यहाँ पे? 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल देख लें अपन, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे देखो ये क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू मतलब
4 इंटू 4, क्लियर है? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, यस और नो? ये इस तरीके का क्वेश्चन आया है 2020 में। अभी हमने देखा था पहला क्वेश्चन 2022 वाला, कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कंसेप्ट पे पकड़ बनाए रखनी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर क्या दे रखा है आपको, ABC, ABC दे रखा है, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस पे ये है, अगर मुझे ABC लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 स्क्वायर इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 1 2 3 से लेके 9, जीरो तो नहीं होगी ना, 3 डिजिट नंबर नहीं। बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 से लेके 9 तक आ सकती है। क्लियर ये बात, ये 3 डिजिट नंबर हमने देख लिया। आगे देखते हैं। ये बोल रखा है कि 100 वाले पे जो आ रहा है डिजिट वो इक्वल है किसके, मतलब ए इक्वल है किसके, बचे हुए 2 डिजिट के। तो बेसिकली आपको दे रखा है ए इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक। और सेकेंड वाला ये इक्वेशन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, बी सी प्लस बी इक्वल टू 52 माइनस 4a। द नंबर ऑफ सच नंबर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं आपको काउंट करना। तो वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो। 2 इक्वेशन है और इसमें क्या है, 3 नंबर, 3 डिजिट दे रखे हैं ए बी सी। तो इन 3 में से मैं एक डिजिट तो हटा सकता हूँ, जैसे मैं अगर ए हटा दूँ तो मुझे इक्वेशन किस में मिल जाएगी, बी और सी में मिल जाएगी। तो 2 में तो फिर भी मैं डील कर लूँगा, 3 में डील करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये बी सी प्लस बी इक्वल टू 52 माइनस यहाँ रखें ये 4b माइनस 4c, ठीक है। अब इसको आप इधर ले आओ, c को भी इधर ले आओ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5b प्लस 4c, ये 5b हो गया प्लस bc इक्वल टू 52, ओके। 5b मैंने रख दिया यहाँ पे, फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ तभी तो बता पाऊंगा कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो c कॉमन ले लें यहाँ से, c कॉमन ले लिया, क्या बनाए b प्लस 4 बन गया, ठीक है, 4 और ये b इक्वल टू 52। यहाँ से तो मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा, तो सोचो क्या होगा। फैक्टर अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे b प्लस 4 है, ऐसा होता है ना भाई, b प्लस 4 कॉमन आ गया, लेकिन b प्लस 4 तो इधर ही है, इस साइड नहीं है, इधर b प्लस 4 बन जाए। अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे 20 ऐड कर दूँ तो 25 कॉमन लूँगा, b प्लस 4 दिख रहा है मुझे, बैलेंस करने के लिए इधर 20 ऐड कर दूँ, सिंपल सा मैथ्स। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5, ये b प्लस 4 प्लस सी, ये b प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 72। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, c प्लस 5 इंटू बी प्लस 4 इक्वल टू 72, दिख रहा है ये। अब क्या करेंगे बताओ। अब थोड़ा सा आप वैसे देखो कि पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बी और सी फिक्स है इनके प्लेस, ऐसा नहीं कर सकते आप सी की जगह बी आ जाए, बी की जगह सी आ जाए, वो तो आप कर नहीं सकते। आप ये देखो बी और सी की वैल्यू आप 0 1 2 से लेके 9 तक ले सकते हो। और तो ये एक इंटीजर हो गया पॉजिटिव वाला, ये भी एक इंटीजर, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 72 आ रहा है, तो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 72 आ रहा है। तो बस आपको काउंट करने, यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ पे सी ले रहा हूँ, और आप स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ कि क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं अपन। जैसे मैं b की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, 0 लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो गया 4। अब 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, कोई बन रहा है क्या। चलो मैं एक बार पूरा लिख के बता देता हूँ, c प्लस 5 इक्वल टू, ये क्या हो गया, b0 लिया था मैंने 72 अपॉन 4, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा कितना आएगा 18। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 13, यस और नो, यही आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि c तो क्या है, c तो 0 1 2 से लेके 9 तक हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिजेक्ट। b की वैल्यू 1 लो, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आप काउंट कर लो, आपको दिख जाएगा। जैसे b की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये 5 आ गया,
तो 572 का कोई फैक्टर नहीं होता, ये यहीं रिजेक्ट हो गया। 2 लो, यहाँ पे 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा बताओ, ये 6 हो गया ना, तो 12 C + 5 × 6 = 72, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई 7, सही लिखा है मैंने, C की वैल्यू 7 हो सकती है। तो एक तो ये पेयर बन गया, B की वैल्यू 2 हो जाए, C की वैल्यू 7 हो जाए। ऐसे ही आप आगे काउंट करो क्या क्या आ रहे हैं, आगे जैसे जैसे काउंट करोगे आपको मिलता जाएगा, यस और नो। और अपना आंसर देखो, ऑप्शन देखो 2, 3, 4, 5 ऐसे दिख रहे हैं, तो आराम से आप देख सकते हो, इतने 3-4 केस बनेंगे, आराम से काउंट करो। मैं तब तक वीडियो कर रहे हो काउंट, देखो अब आप B की वैल्यू 3 लोगे तो ये 7 रिजेक्ट हो जाएगा, B की वैल्यू 4 लोगे 5 आएगा क्या, चलो देख लेते हैं एक बार। B की वैल्यू 4 लोगे तो C भी कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ना 9 × 8 72, ठीक है। तो एक तो ये वाला केस बन रहा है। B की वैल्यू आप 4 लो, यहाँ से सॉरी 5 लो, तो ये कितना हो गया 9, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, एक ये वाला केस आ रहा है। यहाँ से आप लोगे तो ये तो 10 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 7 लोगे ये 11 हो जाएगा, 11 × ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अगर 8 ले रहे हो तो ये 12 और ये 6, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली एक तो ये बन रहा है, एक ये और एक ये बन रहा है। तो B और C के कितने वो बन रहे हैं 4। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जैसे चलो इसमें तो गलती होने का स्कोप नहीं है, 4 मेरे को आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर एक ऑप्शन 8 होता तो बच्चे क्या करते कि भाई C को इधर, जैसे C की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, तो B की वैल्यू भी 4 हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर C की वैल्यू 7 है तो B की वैल्यू 2 है, तो क्या पता अगली बार C की वैल्यू 2 हो जाए, B की वैल्यू 7 ना, यहाँ पे डिजिट फिक्स है, इनके प्लेस फिक्स है, ये यूनिट पे है और ये क्या है इस पे, और अदरवाइज इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेंगे, तो आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 4। ऐसे कितने नंबर होंगे 4। चले आगे, ये देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच लेटर्स ऑफ वर्ड टीचर। अब अगर इसमें मैं लेटर्स देखूं तो एक तो टी आ रहा है, एक 2 बार ई आ रहा है, ठीक है, एक ए आ रहा है, सी आ रहा है, एच आ रहा है और आर आ रहा है, क्लियर ये बात। टी 2 बार ई, ए सी एच और आर, तो ये वाला लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक। कैन बी अरेंज इन 9 बॉक्सेस सच दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी। तो आप पहले देखो इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं 4, इसमें 2 और इसमें 3, टोटल क्या है 9 बॉक्स है, और इन लेटर्स को इनमें अरेंज करना है कि कोई भी रो, मतलब इसमें भी कम से कम एक दिखे, इसमें भी कम से कम एक दिखे और इसमें भी कम से कम एक दिखे। तो अगर हम वैसे जाएंगे कि सर इसमें 4 रख देते हैं, इसमें 2 बचा हुआ, इसमें फिर 3 रख देते हैं, इस तरीके से तो फिर नहीं कर पाएंगे, मतलब आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत थोड़ी कैलकुलेशन टफ सी हो जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, और उसमें कोई केस कई बार रह भी जाता है या फिर हम डबल काउंट कर लेते हैं। तो आप वैसे देखो कि भाई ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा व्यू देखें तो मेरे पास 9 बॉक्स है और 7 लेटर है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। 9 में से मैंने 7 सेलेक्ट कर लिए, ये 9 बॉक्स है, उनमें से कोई भी मैंने 7 बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उन 7 बॉक्स में मैंने इनको अरेंज कर दिया, मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। ये सारे आ गए, इसमें सारे केस आ गए, जितने तरीके से आप इन 9 बॉक्स को भर सकते हो सारे केस इसके अंदर आ गए, क्लियर। अब अपने को वो केस हटाने पड़ेंगे जब कोई रो खाली रह जाए, जब कोई रो खाली रह जाए। तो लेट्स से आप थोड़ी देर के लिए मानो कि ये जो रो फर्स्ट है ना ये खाली रह जाए, ये इसमें कोई आए ही नहीं, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये जो 7 लेटर हैं ये इन 5 में आ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि एक बॉक्स में तो एक ही लेटर आएगा, तो ये वाली रो कभी खाली नहीं रह सकती, क्लियर है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये वाली रो खाली रह जाए, ये वाली खाली रो रह जाए, तो बचे पीछे कितने 4, तो ये बॉक्स और 3 नीचे, मतलब 7 बॉक्स बच गए। 7 के 7 लेटर इन 7 बॉक्स में ही आ जाए, 7 के 7 लेटर क्या आ जाए इन 7 बॉक्स में, तो आ सकते हैं, ऐसा केस हो सकता है। तो वो वाले केस मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे,
क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये 7 है, इन 7 में आप अरेंज कर दो तो 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। और केस क्या हो सकता है कि ये वाली रो खाली रह जाए, तो पीछे कितने बचे 4 बॉक्स और 2 6 बॉक्स, और 7 लेटर है, 7 लेटर 6 बॉक्स में आ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली एक यही केस बचता है जब ये रो खाली रह सकती है, इसके अलावा ना तो ये रो खाली रह सकती ना ही ये रो खाली रह सकती। तो जो टोटल हमने निकाला उसमें से ये वाला केस हटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें इसमें, तो क्या कॉमन आ रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो ये 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 कॉमन आ गया, कितना आ रहा है ये 4, तो 36 माइनस 1 कितना आ गया 35 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्लियर। तो आप वैसे नहीं जा सकते इस क्वेश्चन में कि सर 4 इसमें भर दें और बचे हुए जो 3 है इनमें भर दें, 2 सेलेक्ट कर लें, वो फिर कैलकुलेशन बहुत ही मतलब डील ही नहीं कर पाओगे इजीली, और ज़्यादातर चांस होते हैं फिर वैसे डील करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, या तो एक्स्ट्रा काउंट कर लेते हैं या फिर कुछ कम रह जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ऑर्डर्ड बोला है मतलब पी क्यू आर का ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। जहां पे पी क्यू आर क्या है नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर 1 से 100 देखो क्लोज है, मतलब 1 और 100 भी हो सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है। सच दैट 2 रेज टू पावर p प्लस 3 रेज टू पावर q और 5 रेज टू पावर r इज डिविजिबल बाई 4। ये जो नंबर है ना ये किससे डिविजिबल है 4 से है, और कितने ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहे हैं ये लैम्डा इंटू 10 रेज टू पावर 5, तो हमें लैम्डा बताना। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, ठीक है। ईमानदारी से मैं देख रहा हूं आपको, है ना, आपको सोल्व करना है इस चीज को, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं, पी क्यू आर नेचुरल नंबर है और 4 से डिविजिबल। पहले तो पूरा फोकस इस पे लगाओ, है ना, पी क्यू आर बाद में लेंगे क्या क्या ले सकते हैं, पहले तो ये बताओ ये कैसे बता सकते हो कि ये 4 से डिविजिबल है, किस तरीके से 3 की पावर क्यू 5 की पावर आर, पी क्यू आर क्या नेचुरल नंबर है उसके बीच में लाइक कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे बताओ। ऐसा लिख दो 2 की पावर पी, और ये जो 3 है इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 4 माइनस 1 की पावर क्यू, और ये जो 5 है इसको ऐसा लिख देता हूं 4 प्लस 1 की पावर आर। अब इससे क्या होगा कि ये टर्म्स 4 के मल्टीपल में दिख जाएंगी, जो नहीं दिखेगी उसको हम अलग से देख के डील कर लेंगे, ठीक। 2 की पावर p है, तो अगर p की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तब तो अलग बात है, 1 के अलावा आप 2 3 4 कुछ भी ले लो, वो सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। तो इस डायरेक्शन में मैं क्वेश्चन को लेके जाता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल का एक्सपेंशन अगर मैं बताऊं आपको, x प्लस 1 की पावर n का, मैंने पहले x लिखा है ना, नॉर्मली अपने को आदत क्या होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की आदत होती है, तो ये कितना आ जाएगा nc0, या फिर डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलो nc0 x की पावर n इंटू 1 या 1 की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 की पावर 1। मतलब कोई लिखने का मतलब नहीं है 1 की पावर 0 1 की पावर 1, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ। लास्ट में कितना आ जाएगा ncn, और ये x की पावर 0 और ये 1 की पावर कितनी आ गई बताओ n आ गई, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सब जानते हैं, ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो अब कैसे सोल्व करेंगे बताओ। 2 की पावर p है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये QC0 4 की पावर Q माइनस QC1 4 की पावर Q माइनस 1, ऐसे चलता जाएगा, अल्टरनेट आएगा बीच में माइनस है। लास्ट वाली टर्म क्या लिखोगे, लास्ट वाली टर्म क्या लिखोगे आप QCQ 4 की पावर 0 इंटू फिर ये माइनस 1, ये यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करेगा क्यू पे, तो मैं ऐसा लिख दूँ इसको माइनस 1 की पावर क्यू प्लस
अब इसको आप एक्सपेंड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, RC0 ये 4 की पावर R, RC1 4 की पावर R-1 और इस तरीके से लिखोगे RCR और ये 1 की पावर R, ठीक है, लास्ट 1 की पावर R। वैसे लिखने का मतलब नहीं, हमें पता है ये तो प्लस ही रहना है, ओके। अब अगर आप इसको देखो ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, आप गौर से देखो इसको, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, इस वाली टर्म को आप छोड़ दो एक बार, यहां से लेकर यहां तक देखो, इस वाली टर्म को आप अलग से छोड़ दो, तो इन सब में 4 की पावर कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इनको मैं ऐसा लिख दूं कि ये 4 इंटू एम और ये क्या बन रहा है, ये 1 1 मतलब प्लस -1 की पावर क्यू बन रहा है, ये वाला जो नंबर है पूरा, ये तो 4 है, कोई 4 का मल्टीपल है, और ये 1 और ये -1 की पावर क्यू, क्लियर है। इसको देखो आप, ये क्या बन रहा है, 4 का मल्टीपल है, क्या बन रहा है ये 4 का मल्टीपल, मतलब 4n बोल दो इसको, और ये क्या बन रहा है 1 की पावर r बन रहा है, बाकी तो वैल्यू क्या है 1, और ये 2 की पावर p है, तो बेसिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4m प्लस 4n, इनको मैंने अलग कर दिया, अरे 4 की मल्टीपल है कोई, 2 की पावर p ये बच गया, प्लस -1 की पावर q और ये 1 की पावर r, ये आपके पास इस फॉर्म का ये नंबर दिखेगा। अब आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बचा हुआ ये जो पार्ट है, ये अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो सकता है। अब बात करते हैं कि कितने तरीकों से मैं PQR ले सकता हूं जिससे कि ये नंबर 4 का मल्टीपल बन जाए। अब हम थोड़ा सा देख सकते हैं, कैसे देखें बताओ, कैसे देखोगे आप, थोड़ा सोच के देखो। जैसे देखो p की वैल्यू अगर 1 हो जाए तब तो ये 2 बन जाएगा, बाकी इस केस को आप फिर अलग से देखोगे। तो चलो मैं पहले एक केस तो ये बना देता हूं, जब p की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली, p की वैल्यू क्या ले ली मैंने, तो p की वैल्यू 1 लेते ये 2 बन गया। अब ये या तो -1 वैल्यू देगा या फिर 1 देगा, ये क्या देगा, या तो 1 देगा या फिर -1, ये तो 1 ही देगा, ओके, बस इसका चक्कर है। अब अगर मुझे इसको 4 से डिविजिबल बनाना है और p की वैल्यू मैंने फिक्स कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 होना चाहिए और ये तो 1 है ही, तो 1 + 1 + 2 4, और ये 4 का मल्टीपल आ ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये 1 कब बनेगा, जब आप -1 की पावर क्या लोगे, E1 लोगे, और 1 से लेके 100 में 50 नंबर ऑड और 50 नंबर क्या है, E1 है, 50 तो ऑड है और 50 क्या है, E1, क्लियर ये बात। तो ये Q जो है वो आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 50 वेज हैं Q को सिलेक्ट करने। R को सिलेक्ट करने के कितने वेज है, R तो कैसे भी ले लो, 1 से लेके 100 वेज, R को सिलेक्ट करने के कितने वेज है, 100 वेज है, R को सिलेक्ट आप कर सकते हो, क्लियर है बात। अब अगर मैं Q, जैसे मैंने 1 लिया 3 लिया, वो तो फिर ये -1 हो जाएगा, ये 1 कैंसिल आउट और ये 2 बन जाएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। Q की वैल्यू मैं क्या लूंगा, 2 लूंगा, 4 6, तो ये हमेशा क्या बनेगा 1। R की वैल्यू कुछ भी ले लो 1 से लेके 100 के बीच में, ये हमेशा क्या बनेगा 1, 1 + 1 + 2 4, और ये पूरा बचा हुआ नंबर क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो ओवरऑल ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, एक ही चीज को मैं 2 3 3 बार बोल रहा हूँ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बताओ P1 लें तो ये कितने तरीके से आ सकता है, 1 × 50 वेज फॉर Q एंड 100 वेज टू R, मतलब 50 × 100, ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है बताओ, अब P की वैल्यू सेकंड केस 1 मत लो, 1 के अलावा आप कुछ भी ले लो, 1 के अलावा लेट से आपने 2 ली तो ये 4 बन गया, 3 ली तो क्या बन गया, ये 8 बन गया, 4 से डिविजिबल है, 4 ली 16 बन गया, मतलब P की वैल्यू आप 1 मत लो, बाकी फिर आप P की वैल्यू 99 वेज से सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब 2 3 4 5 से लेके 100, कोई भी वैल्यू ले लो P की, ये जो नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो इधर क्या हो सकता है, इधर या तो ये -1 बनेगा या फिर 1 बनेगा, क्लियर। अगर ये -1 बनता है और ये 1 बनता है तो वैल्यू क्या हो गई 0,
और ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये 4 से, ये 4 से, मतलब इन तीनों को मिला के एक साथ देखें तो ये 4 से डिविजिबल और इधर 0 हट गया। अगर ये 1 आ गया और ये 1 आ गया तो ये बचा हुआ नंबर 4 से डिविजिबल है, प्लस 2 आ जाएगा, 4 का मल्टीपल, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा 4 इंटू कोई नंबर और प्लस 2। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? तो यहां पे आप p की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी ले लो तो ये तो सारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इधर या तो 0 बनेगा या फिर 2, तो 2 तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 बनता है तो ये फिर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। अब 0 कब बनेगा? जब मैं q को ओड लूंगा, मतलब 1 3 5, मतलब q सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 50 वेज है। इन 100 नंबर में से 50 नंबर ओड है और 50 नंबर क्या है? इवन है। r को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास 100 वेज है, r कैसे भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर p के लिए 99 वेज, q के लिए 50 वेज और r के लिए 100 वेज। या तो इतने तरीके से आप PQR सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इतने तरीके से PQR सेलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों ही सिचुएशन में ये जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 50 इंटू 100, तो देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 1 प्लस 99, 1 प्लस 99 मतलब 100, 100 इंटू 100, 10 की पावर 4 इंटू, तो ये बन गया 5 इंटू 10 की पावर 5। कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 5, मतलब ये मेरा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एडवांस में भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। ओलंपियाड के हिसाब से भी इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा चमकने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि कुछ बच्चे पीएनसी को देख के 11th वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, तो आप आज इसको, जैसे आप वीडियो देखते हो आज इसको देखो, क्वेश्चन सोल्व करो, थोड़ा बहुत चमकेगा। उसी के बाद में नेक्स्ट डे आप फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इससे कुछ चीज़ें और आपके ढंग से क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर से एक बार और उसको सोल्व करो, लगातार 3 बार इसको सोल्व कर लो गैप ले लेकर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले देख लो ढंग से अच्छे से। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, तैयार हो? ओके, ये देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, और इसको देखो सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड है, सर्कुलर वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें। देखें 5 लोग हैं, ABCDE नाम दे रखा उनको, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो चलो मैं ये बना लूँ यहाँ पे। ये 5 लोग हैं, एक यहाँ बैठा है A, यहाँ बैठा है B, यहाँ बैठा है C, यहाँ बैठा है D, और यहाँ पे E। मैंने मान लिया इसको। ठीक है, आगे क्या कह रखा है कि E इफ ईच ऑफ देम इज गिवन हैट, 3 कलर की हैट इनको देनी है, कि रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, इनमें से इसके पास रेड या ब्लू या ग्रीन टोपी आ सकती है। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हेड सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट गेट डिफरेंट कलर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। मतलब कंडीशन इसमें ये दे रखी है कि भाई ए के पास अगर ग्रीन कलर की हेड है तो ई और बी के पास ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो आप ये बताओ और कितने तरीके से आप हेड सेलेक्ट कर सकते हो? तीनों कलर की हेड जानी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप सारे ले लो। तो मतलब जैसे मैंने इसको रेड दे दिया, इसको ब्लू दे दिया, इसको ग्रीन दे दिया, फिर रेड या ब्लू दे दूं या फिर ग्रीन या रेड दे दूं। मतलब 3 हेड तो मैं एक कलर की नहीं ले सकता। लेट से मैंने 3 रेड ले ली, ये रेड, फिर इसको रेड दे दी, क्योंकि इसको तो दे नहीं सकता, इसको रेड मिल गई है। तो फिर इधर इन दोनों में से एक को रेड, अगर मैं इसको रेड दे देता हूँ फिर ये 2 एडजेसेंट पोजीशन पे सेम कलर हो जाएगा, और इसको देता हूँ तो इन 2 एडजेसेंट पोजीशन पे सेम कलर हो जाएगा। तो बेसिकली ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास सेम कलर की कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड हो सकती हैं? 2 ही हो सकती, 3 नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला बन सकता है कि भाई रेड रेड ब्लू ब्लू ग्रीन हो जाए।
दो के पास रेड चली जाए, दो के पास ब्लू और एक के पास ग्रीन चली जाए। या फिर क्या हो सकता है, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन और रेड, या फिर क्या हो सकता है, क्या हो जाए यहाँ पे ये वाला बन जाए, ठीक है, ये वाला बन जाए, रेड रेड ग्रीन ग्रीन और ब्लू। ये तीन ही पॉसिबल केस बनते हैं जिसके में इनको आप बांट सकते हो, ठीक है। इनके अलावा तो नहीं बनेंगे। आप तीन रेड ले नहीं सकते, क्योंकि तीन रेड लेते, अभी मैंने शुरुआत में बताया कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, इसको आप रेड दे दोगे, इसको आप रेड दोगे, इसको तो आप दे ही नहीं सकते, तो ये वाली पोजीशन तो आपको छोड़नी पड़ेगी। इसको आप रेड दोगे तो फिर तीसरी वाली हेड जो सेम कलर की, इन दोनों में से देनी पड़ेगी। तो ये एडजेसेंट सीट सेम कलर, या फिर ये एडजेसेंट सीट सेम कलर। तो ये बात तो क्लियर हो गई हमारे कि तीन कलर की हेड तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कितने तरीके से आ सकते हैं, तीन तरीके से, ठीक है, इनटू। अब ये ऐसा दिख रहा है मुझे कि एक हेड तो एक कलर की है, बाकी बची हुई जो चार हेड है उनमें से दो और दो सेम कलर की हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले एक वाली को मैं टारगेट करता हूं। ये ग्रीन वाली हेड है, वो ए बी सी डी ई किसी को भी जा सकती है। तो इन पांच में से मैं एक पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूं और उसको मैं ग्रीन हेड दे देता हूं, मतलब इनटू 1, ठीक। लेट से मैंने इसको ग्रीन दे दी, इसको मैंने ग्रीन हेड दे दी, ये लो जी, इसको ग्रीन टोपी हमने पहना दी। अब बची हुई दो हेड है, रेड रेड, बची हुई दो हैं वो ब्लू ब्लू, बेसिकली चार बच गई जिसमें दो रेड है और दो ब्लू है। कैसे दोगे, इसको हमने ग्रीन दे दिया। अब ये चार आपको देनी है। इन चार में साफ साफ पता है मुझे, साफ साफ पता है क्या, कि भाई अगर मैं इसको रेड दूंगा लेट से, तो मैं यहां रेड नहीं दे सकता, इसको देनी पड़ेगी मुझे रेड। तो ये दो पोजीशन पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ब्लू आ जाएगा। यस और नो। अगर मैं इसको देता हूं ब्लू, तो इसको ब्लू मैं नहीं दे सकता, यहां पे ही देना पड़ेगा ब्लू। तो यहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, रेड और रेड। क्लियर। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इसको रेड दे दें और इसको रेड दें, फिर दोनों ब्लू मुझे यहां देनी पड़ेंगी, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन है उसका उल्लंघन है। यस और नो। तो क्या करेंगे अपन कि भाई ये पांच में से मैं एक पर्सन सेलेक्ट करके उसको तो मैं ये सिंगल कलर वाली दे देता हूं। बची हुई जो चार हेड हैं जिनमें दो सेम कलर की, दो सेम कलर की, उनको देने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लो, या फिर ये, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो इंटू टू, कितना आ गया हमारा आंसर, ये 3 इंटू 5 इंटू 2, मतलब 30 वेज से ये काम हो सकता है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, सर्कुलर परमुटेशन का, 2019 में आया हुआ है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। पीएनसी का बच्चों में हवा बहुत हो जाता है कि अरे पीएनसी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। शांति से बैठो, छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन का, अलाइक ऑब्जेक्ट का, सर्कुलर परमुटेशन का, क्या होते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चन को डील करते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ पॉजिटिव एरिया, एरिया तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव लेंगे अपन, जिनकी वर्टिसेस पॉइंट पे दे रखी हैं एक्स वाई प्लेन में, और वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, इंटीजर कोऑर्डिनेट के साथ। कोऑर्डिनेट क्या लेने, इंटीजर, मतलब एक्स वाई प्लेन में 1,1 है, -1,5, इस तरीके के अपन पॉइंट लेंगे। ये इंटीजर कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट है, लेकिन इसने कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आप 1 से 4, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट 1 से 4 हो सकता है, ठीक है। तो कितने तरीके से मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ। पॉजिटिव एरिया मतलब जीरो नहीं होना चाहिए ट्राइंगल का एरिया, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आनी चाहिए, इसका ये सेंस निकलता है यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे बताओ। तो पहले तो आप ये बनाओ यहाँ पे, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ऐसे ही ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली,
अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, जैसे मान लो यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये 0,0 मान लो इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,1, इधर एक्स एक्सिस है, ये लो, और इधर क्या है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और इस साइड क्या मान लो, वाई एक्सिस मान लो। ये 0,0 है, ये पॉइंट कौन सा हो गया 1,0, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 1,1, ठीक है। ये 1,1, ये 2,1, 3,1, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, ये पॉइंट आ गया मेरे पास 4,4। तो बेसिकली आपके पास कितने पॉइंट हो गए, यहाँ पे पॉइंट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पॉइंट हो गए, दिख रहे हैं, यस और नो। तो इन 16 पॉइंट्स में से आप कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे, और उन 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके आप ट्रायंगल बनाओगे। सिंपल सा फंडा दिख रहा है मुझे, क्योंकि अपने को कोऑर्डिनेट क्या लेने, इंटीजर कोऑर्डिनेट लेने, ठीक है, इंटीजर कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं लूँगा ना यहाँ पे कि सर ये 2,3/2 ले लो, इस तरीके से कोई पॉइंट ले लो, तो ऐसा तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे पॉइंट लेने लग गए तो फिर क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। तो क्या करें, अपने पास 16 पॉइंट है, और ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कोई भी 3 पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला ले लिया, ये, तो ये कोई भी 3 पॉइंट अगर मैं ले लूँगा तो उन 3 पॉइंट से मैं ट्रायंगल बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा आंसर लिखते हैं अपन, आंसर में 16C3, 3 पॉइंट ट्रायंगल बना दिया। अब ये जो 16 में से 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है, उनमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो लगातार, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ये ले लिया और ये ले लिया, तो इन 3 पॉइंट से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं जिसका एरिया पॉजिटिव हो। इन 3 पॉइंट से तो मतलब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर अपन ट्रायंगल कंसिडर करें तो उसको एरिया अपन 0 मानेंगे, जो कि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, वो वाले केस हटाने हैं। कौन से वाले केस हटाने हैं, कौन से केस, जब 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाए। तो कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो, इस लाइन में आ जाए तीनों पॉइंट, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, या फिर इसमें। हॉरिजॉन्टल 4 लाइन है, इन 4 में से किसी में भी 3 पॉइंट आ जाए। वर्टिकल देखें तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो ये वाले केस मैं हटा देता हूं कि इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैं इस लाइन को कंसिडर करता हूं, तो ये 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंट में से कोई भी मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब चारों पॉइंट अलग अलग है ना, इनके कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, तो पॉइंट भी अपन अलग ही कंसिडर करेंगे। तो 4C3, और ऐसे कितने हैं, 4 तो हॉरिजॉन्टल है और 4 वर्टिकल लाइन है, मतलब into 8। क्लियर। तो इतने तरीके से ये 3 पॉइंट आएंगे। अब कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो इस तरीके से आ रहे हैं, डायगोनली एक लाइन में आ रहे हैं। उनको कैसे देखोगे आप, डायगोनल में डायगोनली एक लाइन में आ रहे, उन पॉइंट्स को कैसे देखोगे आप, गौर से देखो। यहां से डायगोनल बनाना शुरू करते हैं। तो इस वाले में तो एक पॉइंट है, इसमें 2 ही पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आ ही नहीं सकते। इधर देखें तो ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इधर देखें तो यहाँ पे 4 पॉइंट आ रहे हैं, ये इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट आप ले लोगे तो वो 3 पॉइंट क्या होंगे, लाइन में होंगे, और वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, जो कि हम इसमें काउंट कर चुके हैं। इसमें तो सारे केस आ गए, अपने को ये वाले केस हटाने पड़ेंगे। और इधर क्या है, इधर ये वाला, इस साइड बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 ही पॉइंट आ रहे हैं लाइन, इधर भी 2 ही। जैसे हमने ऐसे देखा उसी तरीके से इस साइड भी बनेगा, तो अपन डबल कर देंगे। पहले अपन ये काउंट कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट, इन 3 में से आपने तीनों सेलेक्ट कर लिए, प्लस 3 में से, ये माइनस कर रहा हूँ बेसिकली, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है। 3 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक तो यहाँ हो रहा है ऐसा, एक ऐसा यहाँ हो रहा है, ठीक है, इंटू 2 कर दूं। फिर बीच वाला जो सबसे बड़ा डायगोनल आप बोल सकते हो उसको, इसमें कितने पॉइंट है, 4 है। उन 4 में से 3 पॉइंट हमें सेलेक्ट करने, 4 में से कोई भी 1 2 3 या फिर 1 2 3 कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं। अब ये मैंने केवल ऐसी सिचुएशन देखी है, इधर भी तो हो सकते हैं, ये 3 पॉइंट ले लूं तो ये भी डायगोनल दिख रहे हैं, ये 4 में से 3 पॉइंट ले लूं तो जस्ट इनका डबल हो जाएगा। ये जो आ रहा है, ये जो सिचुएशन आई है, इसका डबल हो जाएगा। ये मेरा आंसर। क्लियर। क्या किया हमने, कंसेप्ट में आपको बताता हूं।
कि 16 पॉइंट थे विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, मैंने 16 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, 16 C3, और वहाँ से मैं ट्राइंगल बना लूँगा। लेकिन इन 16 में से जो 3 पॉइंट सेलेक्ट किए उनमें से क्या हुआ है, कुछ पॉइंट ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो एक लाइन पे आ रहे हैं। अब वो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है या फिर डायगोनली हो सकती है, इसके अलावा कोई केस बनता नहीं। तो हमने पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले हटा दिए, फिर क्या देखे हमने, डायगोनल वाले केस देख लिए। ये इनमें से हटाएंगे तो बचे हुए जो 3 पॉइंट होंगे उनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। ओके, छोड़ दूँ मैं? चलो बता देता हूँ। 16 इंटू 15 इंटू 14/3 माइनस ये कितना आ गया बताओ 8 इंटू 4, और प्लस ये कितना आ गया बताओ, यहाँ से ये 2 है और ये 4 है 6, और ये कितना आ गया यहाँ पे 4 + 2 6 इंटू 12। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये 5, और ये कितना आ गया 80, और ये कितना हो गया 32 प्लस ये 44, और ये हो गया 560। ठीक है, 560 माइनस 44 कितना आ जाएगा 516। ये मेरा आंसर दिख जाएगा। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन, कई बार प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है। बेसिकली अपने को कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये देखो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन कैलकुलेट करते टाइम। कंसिडर ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपको कंसिडर करना, डी आपको दे रखा है। ठीक है, और डी में 4 एलिमेंट है ABCD, और ABCD आप 0 या 1 ही सिलेक्ट कर सकते हो। एन डिनोट करता है कि इसको टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स हुज एंट्रीज आर 0 और 1 ओनली। टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे पहले तो मुझे ये बताओ। तो एन निकाल लेते हैं पहले अपन, है ना। तो ए है, ए या तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है, बी 0 या 1, सी 0 या 1, डी 0 या 1। तो टोटल ए के पास 2 ऑप्शन है, बी के पास 2 ऑप्शन है, सी के पास 2 ऑप्शन है, डी के पास 2 ऑप्शन है। 2⁴ टोटल इतनी डिटरमिनेंट बन सकती है, मतलब n = 16। क्लियर है बात? ओके, अब m डिनोट द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट विथ नॉन जीरो वैल्यू। n m उन डिटरमिनेंट को बता रहा है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ, AD - BC, और हम चाहते हैं ये 0 ना हो। हम क्या चाहते हैं, ये 0 ना हो। और AD और BC की वैल्यू जो है या तो 0 या 1 यही ले सकते हैं। ठीक, तो कैसे कैसे हो सकता है, जैसे AD क्या हो जाए 1 हो जाए और BC क्या हो जाए 0 हो जाए। या फिर क्या केस बनेगा, कि भाई सॉरी AD बोला है ना यहाँ पे, AD क्या हो जाए 1 हो जाए और BC क्या हो जाए 0। या फिर क्या केस हो जाए, AD 0 हो जाए और BC क्या हो जाए 1 हो जाए। इसके अलावा AD 0 BC 0 तो वैल्यू 0, AD 1 BC 1 तो भी वैल्यू 0। तो ये 2 ही केस हैं जिस सिचुएशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ सकती है। ठीक है, तो अब AD 1 है तो उसके लिए A को 1 होना पड़ेगा, D को 1 होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि एंट्री हम 2 ही ले सकते हैं डिटरमिनेंट के एलिमेंट की वैल्यू। BC 0 हो जाए तो BC 0 कैसे हो सकता है, B 0 ले लूँ, C 1 ले लूँ, B 1 ले लूँ, C 0 ले लूँ, B 0 ले लूँ, C 0 ले लूँ। B की वैल्यू और C की वैल्यू दोनों तो 1 नहीं ले सकता। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में कितनी डिटरमिनेंट दिखेंगे आपको, 3 डिटरमिनेंट। 3 डिटरमिनेंट कैसे, A1 है, D1, ये दोनों 0 हो जाए, ये 1 ये 0, ये 1 और ये 0, 3 डिटरमिनेंट दिखेंगे। क्लियर है? ठीक, अब अगली बार BC 1 हो जाए, मतलब B की वैल्यू 1 हो जाए और C की वैल्यू 1 हो जाए। ये एक ही केस बनता है यहाँ पे, तो जब B × C 1 हो सकता है। ठीक, A × D 0 चाहिए मुझे, मतलब A की वैल्यू क्या हो जाए 0, D की वैल्यू क्या हो जाए 0, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ से मेरे पास कितने डिटरमिनेंट आएंगे, 3। यहाँ से मेरे पास कितने डिटरमिनेंट आएंगे, 3। इन 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 होगी, इन 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो टोटल कितनी डिटरमिनेंट आ रही हैं जिनकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, क्या बोलोगे?
क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, उसको m बोल रखा है, तो m क्या हो गया मेरे पास 6 आ गया। क्लियर, n क्या आ गया 16, तो m/n कितना आ गया मेरे पास 6/16 मतलब 3/8। तो अच्छा ये 16 ही दे रखा है, तो 6/16 ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत वो ये पूछ ले कि वह ऐसी कितने डिटरमिनेंट है जिनकी वैल्यू 1 आएगी, तो देख सकते हो 3। ऐसी कितनी डिटरमिनेंट है जिनकी वैल्यू -1 आएगी, 3। तो बाकी जो बची हुई डिटरमिनेंट है कितनी बच गई, टोटल 16 है, और इसमें से 6 कर दो तो बाकी बची हुई कितनी है, 10 है। 10 डिटरमिनेंट है ऐसी हैं जिनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिनमें अपने को क्या है कि एक एक केस को ऐसे काउंट करना पड़ रहा है। प्रोबेबिलिटी में अपन देखेंगे वहाँ पे ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें अपने को इंडिविजुअल केस में जा के काउंट करना पड़ता है। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बैगर मेथड आपने पढ़ा होगा ना, कि भाई n कॉइन है और r पर्सन है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इक्वेशंस x1 + y1 इस तरीके की कंसेप्ट अपन ने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े हुए तो एक बार देख लो। कई बार जैसे कोटा में इसको बैगर मेथड के नाम से जान देते हैं। तो क्वेश्चन देखो, कंसिडर द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन दे रखी है। गौर करने वाली बात क्या है, मोड मोड और मोड लगा हुआ है। एक्स वाई जेड इंटीजर है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 +-1 +-2 ऐसा हो सकता है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के, आपको सोल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सोल्व करो और उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। बैगर मेथड ज़्यादातर बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया मोड लगा के। तो मोड में आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। ओके, करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। ये पेन कहाँ रख दिया यहाँ पे। देखो, बैगर मेथड आप लोग जानते ही होंगे, ये mod x mod y mod z = 10 है। क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि भाई मेरे पास n सिमिलर कॉइन है ना, n आइडेंटिकल कॉइन है। ठीक है, उसको मुझे r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n + r-1 cr-1, जिसमें किसी को कुछ ना मिले वो केस भी आ जाता है। मतलब किसी बैगर को एक भी कॉइन ना मिला वो केस भी इधर आ जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अगर अपन इधर देखें तो एक बात तो ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इंटीजर है। तो जैसे मान लो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 2 + 3 + 5 = 10 आ रहा है। लेकिन mod x 2 है तो वहाँ से x के 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, mod y अगर 3 है तो वहाँ से y के 2 सॉल्यूशन, z के भी 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो अपने को इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो x की 2 वैल्यू आएंगी। कब आएगी एक वैल्यू, अगर लेट से इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो उस सिचुएशन में mod x क्या आएगा, 0, तो मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी। और mod y अगर 0 हो गया तो फिर y की एक ही वैल्यू आएगी। और अगर 0 नहीं हुआ तो उन सिचुएशन में क्या आएगा, इनका वैल्यू 2 आएगा, x और y और z, क्योंकि मोड लगा हुआ है। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ जो प्रॉब्लम करेगा वो 0 करेगा, कि अगर मान लो ये 10 में से इंटीजर है तो किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए या फिर दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, तो फिर कैसे अपन देखेंगे। तो केस बना लेते हैं। पहला केस मैं ये ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे कि तीनों ही 0 नहीं है, मतलब x y और z तीनों नॉन जीरो हैं। तो बैगर मेथड में ऐसा हो गया कि भाई 10 कॉइन है और 3 बैगर है, और तीनों को अगर मुझे 10 कॉइन देने हैं तो 10 + 3 - 1 c3 - 1 ये है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई सबके पास एक एक तो जाना चाहिए, अदरवाइज तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, mod x + mod y + mod z = जो 10 है, इन 10 में से सबको मैंने एक एक दे दिया। इस तरीके से आप मान लो, तो इसको मैंने बोल दिया mod x डैश, mod y डैश और mod z डैश। डैश वो डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, मैंने ऐसे नाम दे दिया इसको 7। क्या किया हमने, एक एक कॉइन सबको दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 7 कॉइन है, ये 7 कॉइन, इनमें मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं बैगर मेथड लगा के, इन केस अगर किसी के पास कोई कॉइन जाता भी नहीं है,
फिर भी उसके पास ऑलरेडी एक कॉइन पहले से जो हमने ऑलरेडी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दिया हुआ है। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे फिर हम? बैगर मेथड लगा देते हैं, मतलब 7 + 3 - 1 C 3 - 1 कितना आ गया ये? 9C2। यस और नो? तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे उतने। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कर दी अपन ने। क्या प्रॉब्लम कर दी? कि भाई ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहां से फिर x की जो वैल्यू निकलेगी 2 वैल्यू निकलेंगी। तो ये जो हमने लिखा है वो अधूरा लिखा है, ये अधूरा लिखा है। मैं अब पूरा लिखता हूं, तो यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे? 7 + 3 - 1 C 3 - 1। एक तो ये। क्लियर? अब लेट से x की वैल्यू, इस मॉड x की वैल्यू 2 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। तो x की वैल्यू कितनी? 2 निकलेंगे, इंटू 2। y के लिए इंटू 2, z के लिए इंटू 2। क्लियर है बात? तो इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, और ये कब निकलेंगे? जब x, y और z तीनों नॉन जीरो हैं। क्लियर है बात? नॉन जीरो तो बैगर मेथड मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा। नहीं आता है तो आप पीडब्ल्यू की ऐप पे जाओ, या पीडब्ल्यू के जो यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पे जाओ, सर्च करो, और अच्छे अच्छे तरीके से सर लोगों ने समझा रखा, बहुत अच्छा समझा रखा वहाँ पे। ठीक है? तो अब सेकंड सिचुएशन क्या आती है? तो एक तो इतने तरीके से सॉल्यूशन आ सकते हैं, और इसमें सारे के सारे सॉल्यूशन क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। दूसरा केस ऐसा बन सकता है इन तीन में से कोई एक जीरो हो जाए, इन तीन में से एक जीरो हो जाए। लेट से मैंने x को जीरो मान लिया, और y और z क्या नॉन जीरो है, मतलब तीन में से एक। मैंने एक पर्टिकुलर केस लिखा है, तो तीन में से एक जीरो हो जाए, मतलब mod x + mod y + mod z = 10। ठीक? तो तीन में से एक जीरो हो जाए, मतलब 3C1। तीन में से एक सेलेक्ट कर लिया, कौन सा जीरो करोगे? या तो x करोगे, या फिर y, या फिर z जीरो। तो लेट से मैंने इसको जीरो दे दिया, इसका काम खत्म। तो बचे हुए ये जो 10 हैं, ये जो 10 हैं, इनको आपको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन क्या है? कि सबको कम से कम एक एक मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको एक एक कॉइन पहले दे देता हूँ। तो ये mod x + ये mod y + mod z = 8। इसको तो हम पहले ही जीरो दे रखे हैं, एक केस किया है मैंने, हो सकता है y भी जीरो हो जाए, x और z नॉन जीरो हो जाए। ठीक है? तो ये बचे हुए 8 कॉइन है ना, ये 8 कॉइन इन दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक एक हम इनको पहले दे रखे हैं। बैगर मेथड के हिसाब से अगर किसी को कोई कॉइन ना भी मिलेगा तो भी ऑलरेडी उसके पास एक कॉइन है, तो सॉल्यूशन नॉन जीरो मिल जाएगा मुझे। तो 3C1, तो ये तो इसके लिए कि भाई कौन सा जीरो होगा, इनटू इन 8 कॉइन को मैं y और z में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो 8 + 2 - 1 C 2 - 1। अब जो mod y की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, mod y की वैल्यू 5 आई, तो y के कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन, इंटू 2। सेम z के लिए इंटू 2। ठीक? अरे हमने यहाँ क्या लिया? x जीरो, y और z नॉन जीरो। तो ये बात मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि y जीरो हो जाए, x और z नॉन जीरो। तो ये 3C1 उसी के लिए तो है, ये बैगर मेथड से। और ये 2 इंटू 2 किसके लिए? कि भाई mod y 2 आएगा तो y के 2 सॉल्यूशन, mod z 2 आएगा तो z के 2 सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर? एक ये निकला अपना। अगली सिचुएशन क्या हो सकती है मेरे पास? कि कोई दो जीरो हो जाए। लेट से x जीरो हो गया, y जीरो हो गया, और z नॉन जीरो हो गया। कोई भी दो जीरो हो जाए, कोई भी तीन में से दो जीरो हो जाए। तो तीन में से दो सेलेक्ट कर लो आप। कौन से? एक्स वाई सेलेक्ट कर सकते हो, एक्स जेड सेलेक्ट कर सकते हो, जेड एक्स सेलेक्ट कर सकते हो। यस और नो? और जो बचे हुए लेट से mod x + mod y + mod z = 10 है, इसको आपने जीरो कर दिया, इसको आपने जीरो कर दिया। तो ये जो mod z है 10 के 10 इसको मिलने चाहिए। तो जब इसको 10 मिलेंगे तो z की वैल्यू +10 और -10 दोनों आएगी। तो 3C2 × 1, यहां से कितना आ गया? ये आ गया 3C2 × 2, सॉरी 2 आएगा। z के दो सॉल्यूशन आएंगे, तो 3 × 2 कितना आ गया मेरे पास? 6 आ गया। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं? टोटल कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? कितने केसेस बन रहे हैं? 3 केस बन रहे हैं, तीनों नॉन जीरो। एक जीरो, दो जीरो, तीनों जीरो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों अगर जीरो हो जाएंगे, तीनों का सम 10 कैसे हो जाएगा फिर? ठीक है? ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ एक्स वाई जेड इंटीजर है। इंटीजर है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आप बैगर मेथड लगाओगे तो नॉन जीरो सॉल्यूशन में एक्स की दो वैल्यू निकलेंगे फिर। ठीक है? ध्यान रख लोगे ना, छोटा सा कंसेप्ट है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? एक तो ये है, प्लस ये है, और प्लस ये 6 है। ठीक? इन सब को ऐड करता हूं और मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं। ठीक है?
जगह की कमी को देखते हुए, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 9c2 इंटू 8, मतलब 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 8, ठीक है। प्लस ये जो आया उसमें मैंने ये ऐड कर लिया, कौन सा है ये, 3 इंटू ये कितना हो गया 9c1 इंटू 4, ये 12 इंटू 9 कितना आ गया 108, और ये कितना आ गया 6। तो ये 108 प्लस 6, इन सबको आप ऐड करोगे आपको आंसर ये मिल जाएगा। कर सकते हो ना, ये तो 472 इंटू 4 प्लस 108 प्लस 6। क्लियर है बात, कंसेप्ट समझ में आ गया। बैगरे मेथड में थोड़ा सा ट्विस्ट था, यहाँ पे क्या ट्विस्ट था कि यहाँ मोड एक्स मोड वाई मोड जेड दे रखे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या दिया हुआ है, गौर से देखो इसको। स्ट्रेट लाइन है 3, L1 L2 और L3 पैरेलल है, ध्यान रखना पैरेलल है, लाइक ऑन द सेम प्लेन पे है ना, एक्स वाई प्लेन। 3D में बात नहीं कर रहे अपन, एक्स वाई में बात कर रहे हैं, ठीक है। ए टोटल ऑफ m पॉइंट्स आर टेकन ऑन द लाइन L1, n पॉइंट्स ऑन L2 एंड k पॉइंट्स ऑन L3, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ बोलूँ कि एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, ठीक है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है। इस पे मैंने कितने पॉइंट ले रखे हैं, m पॉइंट ऐसे इस तरीके से, ठीक है। n पॉइंट है और इस पे कितने पॉइंट ले रखे हैं, k पॉइंट ले रखे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें n पॉइंट और इस पे k पॉइंट ले रखे, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे पॉइंट ले रखे। क्या कह रखा है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर whose vertices आर एट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे उनकी वर्टेक्स हो। तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने पॉइंट है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, m प्लस n प्लस k। इन इतने सारे पॉइंट्स में से अगर मैं कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, उन 3 पॉइंट से मैं ट्राइंगल बना लूंगा। तो बताओ मेरा आंसर क्या आएगा, इनमें से मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, ये जो टोटल अपन ने एक साथ पॉइंट्स को कंसीडर किया है, उनमें से 3 पॉइंट वो हो गए ना जब वो एक ही लाइन पे आ गए हों। जैसे मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये सेलेक्ट कर लिया, उस सिचुएशन में ये तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। जब तीनों पॉइंट इस लाइन पे आ जाएं ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, जब तीनों पॉइंट इस लाइन पे आ जाएं तब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, और जब तीनों पॉइंट इस लाइन पे आ जाएं तब भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो वो वाले केस मुझे यहाँ से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, MC3 प्लस NC3 प्लस KC3, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या पता ऐसे पॉइंट क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए। इस तीनों लाइन पैरेलल है और एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट है, तीनों एक लाइन में आ जाए, और हमने ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। बेटा क्वेश्चन में देखो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट को एक लाइन पे ऐसे तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ऐसे मैंने ले लिया तो फिर तो कभी ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। अरे मैक्सिमम नहीं मिल पाएगा ना, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नहीं मिल पाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो m पॉइंट है इस लाइन पे, और ये जो n पॉइंट है इस लाइन पे, और ये जो k पॉइंट है इस लाइन पे, इनमें से ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना रहे हो 3 पॉइंट मिला के। क्लियर, तभी तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, और उस सिचुएशन में मेरा ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ओके चले नेक्स्ट। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, ईच पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर k, एस के डिनोट द इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स बोल रखे हैं ना, जो ईपी की हर टर्म है जिसकी फर्स्ट टर्म फिक्स दे रखी है 1,
एंड हुज कॉमन डिफरेंस इज के। कॉमन डिफरेंस क्या है? के है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास S3 है तो S3 का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, इस तरीके से। S4 है तो 1, फिर 4 ऐड करो, 4 ऐड करो, इस तरीके से चलेगा ये। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सोल्व करो और बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। और ईच पॉजिटिव इंटीजर के ये दे रखा है आपको, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज हमें बतानी है, जिसके लिए एस के अंदर एक टर्म ऐसी आए, ठीक है। एस के मतलब के नंबर वाली है, के नंबर वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? के है। तो ये जो एस के है, इस एस के का मैं जनरल टर्म लिखता हूँ। जनरल टर्म लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस के माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो के है, और डी क्या है मेरे पास? डी नहीं है, ये n माइनस 1 इंटू डी ऐसा लिखूंगा, और डी का मतलब के है बेसिकली यहाँ पे। ओके, इक्वल टू कितना आ गया? 361। ये तो कह रखा है। अरे भाई एपी दे रखी है जिसमें सारी एंट्री क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है उसका? के दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है? के दे रखा है, ठीक है। तो एस के मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और के क्या है? कॉमन डिफरेंस, और ये 361 दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को बताना है कि n की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यू, या k की कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। k की कितनी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए ये होगा, यही तो बताना है। तो कैसे बताएंगे बताओ? कि n तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, k क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3 4 5 दे ही रखा है। तो बेसिकली ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, इसको इधर लेके जाऊं तो n माइनस 1 इंटू के इक्वल टू 360, और अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो 8 इंटू 9 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ये आ गया n माइनस 1 इंटू के। क्लियर है? प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए। अब क्या हो रखा है? n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या हो? n माइनस 1 का मतलब कोई जीरो भी मान सकते हैं n की वैल्यू, अगर मैं 1 लूँ तो, और फर्स्ट टर्म यही आ जाए, 361 से सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली ये दो फैक्टर हैं और दोनों क्या है? इंटीजर हैं, और इनके प्राइम फैक्टर ऐसे किए हुए हैं। तो ये जो नंबर है ना, वैसे थोड़ा उल्टा सोचो आप, 360 के दो फैक्टर करने हैं, तो जितने तरीके से मैं दो फैक्टर करूंगा उतने तरीके से मैं के की वैल्यू बता पाऊंगा। यस और नो? उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, तो वहां से के की वैल्यू तो बदल ही जाएगी, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट तो पढ़ा होगा ना, प्राइम फैक्टर की पावर ये है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि एक नंबर n है, और 2 की पावर p, और 3 की पावर q, 5 की पावर r, इस तरीके से ये चल रहा है। तो इसके नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आते हैं? नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आते हैं? टोटल p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, और इस तरीके से ये चलता रहता है, इंक्लूडिंग 1। ये जो नंबर ऑफ डिविजर्स हैं इसमें 1 भी है और n खुद भी है। क्लियर है बात? इतने नंबर ऑफ डिविजर्स आते हैं। तो इसके टोटल कितने नंबर ऑफ डिविजर्स बनेंगे? नंबर ऑफ डिविजर्स क्या आएंगे बताओ? 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है। p प्लस 1, ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है, पीएनसी में पढ़ते हैं अपन। कितना आ जाएगा? ये 4 3 2 मतलब 24 आ गया, ठीक। नंबर ऑफ डिविजर्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ये हैं। अगर मुझे इसके दो फैक्टर करने हो, दो फैक्टर नंबर 360 के दो फैक्टर करने हो, तो कितने तरीके से मैं दो फैक्टर कर पाऊंगा? दो फैक्टर कितने तरीके से कर पाऊंगा मैं? 24/2 मतलब 12 तरीके से दो फैक्टर कर पाऊंगा। मतलब a इंटू बी इक्वल टू 360। आप ये देख लो ना, जैसे एक ये देख लो, 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा ये फैक्टर हो गया। अगला फैक्टर ये इंटू ये, तो जितने जितने डिविजर्स आएंगे उनका हाफ नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। दो फैक्टर। क्लियर है? अब तो मेरा आंसर क्या आएगा कि वैल्यूज कितनी आएंगी के की, जितने तरीके से आप इसके फैक्टर कर पाओगे, इसके डिविजर्स मतलब इस नंबर के। और फैक्टर्स कितने तरीके से होते हैं? नंबर ऑफ डिविजर्स बाई 2। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये, अगली बार ये हो जाए
3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ये तो n-1 हो जाए, और ये क्या हो जाए 2 का क्यूब हो जाए, यस और नो। तो ये जो 12 आए हैं, कितने तरीके से मैं फैक्टर कर सकता हूँ 360 के 2, 12 इंटू 2 मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर इंटरचेंज हो सकते हैं, उसके बेसिस पे के की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24। तो यहाँ पे काउंटिंग भी करनी है, डिविजर्स वाला कंसेप्ट भी लग रहा है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लगा रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ क्या किया हमने। एस के का फर्स्ट टर्म 1 दे रखा और कॉमन डिफरेंस के दे रखा है, तो मैंने एस के की जनरल टर्म लिख ली। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे एस के का ये जनरल टर्म लिख लिया, ठीक है। और मुझे बताना है कि भाई कितने वैल्यूज हैं के की जिनके लिए एस के अंदर ये वाली टर्म आएगी। तो यहाँ से 1 को उधर लेके गया तो ये बन गया। अब 360 के जितने तरीके से मैं फैक्टर करूँगा, क्योंकि ये इंटीजर है ये भी इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 360 आ रहा है, यस और नो। लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, उसी के बेसिस पे अपन n-1 की वैल्यूज लेंगे। क्लियर है? तो अब 360 के मैं जितने तरीके से फैक्टर करूंगा उतने तरीके से के की वैल्यूज मैं बता पाऊंगा। क्लियर? तो उसके लिए मुझे इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं वो वाला फंडा लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आते हैं इसके, 24 आते हैं। नंबर ऑफ डिविजर्स का हाफ क्या होता है, कितने में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, 2 फैक्टर में उस नंबर को, उसका हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे के की वैल्यू बतानी है, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ये इंटू ये बोलो चाहे ये इंटू ये बोलो, लेकिन के की वैल्यू तो अलग अलग आ रही है ना दोनों सिचुएशन में, तो मैं डबल कर दूंगा, ये मेरा आंसर है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन नहीं, देखो आगे ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ABC, जहां ABC आर सबसेट ऑफ, इसके सबसेट है 1 2 3 से लेके 100 तक, और इस तरीके से दे रखा है कि ABC का इंटरसेक्शन तो 5 आ रहा है, बट A और B का इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा, B और C का इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा। तो कितने बनेंगे? देखो आपके सामने बड़े बड़े आंसर लिखे हुए, कैसे करेंगे थोड़ा सोचो इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन, एडवांस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं कि जैसे सेट में नहीं करते, 3 सेट हैं तो अपन उसके हिसाब से सोच के देख लें इसको। नहीं, ये लो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और अगर इसके अंदर अपन और बनाए तो एक तो ये बना लिया मैंने, और यहाँ से ठीक एक ये बना लिया मैंने, ठीक है, और थर्ड वाला ये बना लिया ऐसे। इनको मैंने नाम दे दिया, ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन आता है, ये बीच वाला पोर्शन तीनों का इंटरसेक्शन होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये पूरा सेट क्या है, X है। आप इसको यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब X में से जो एलिमेंट आप लोगे या तो वो सेट A में जाएगा, तो जैसे मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ये नंबर मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया, इसको 4। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये है A इंटरसेक्शन B है, लेकिन इसके अंदर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो बेसिकली आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं कोई एलिमेंट, क्योंकि इसने ये बोल रखा है। तो ये वाली डिमांड तो अपन यहीं पूरी कर देते हैं। इसको मैंने 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया, और सबसेट में जो बचे हुए एलिमेंट है वो बाहर X में रह जाएंगे, ठीक है। क्लियर ये बात? तो मेरे पास 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट में से हर एलिमेंट के पास 7 चॉइस है, या तो वो इसमें जाए, ये कौन सा है, प्योरली नंबर 1 वाला कौन सा है, प्योरली सेट A है जिसका किसी और के साथ कोई वो
नहीं है कि भाई किसी और के साथ कुछ वैल्यूज कॉमन आ रही हूँ, इंटरसेक्शन कुछ आ रहा हो। 2 क्या है, प्योरली सेट बी है, जो ए और सी के साथ अपने मेंबर शेयर नहीं कर सकता। ऐसे 3 दे रखा है। 4 क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन ये वाला नहीं है इसमें, ठीक है। 5 6 7, ये 7 बाहर है जो बचे हुए। तो नंबर 1 है, ये 1 है, ये 1 या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, इधर 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 किधर भी जा सकता है। तो नंबर 1 के पास कितने ऑप्शन, मैं आंसर लिख रहा हूँ सिंपल सा, एक लाइन में आंसर आएगा इसका। नंबर 1 के पास 7 ऑप्शन, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, और 100 के पास भी 7 है। तो टोटल 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 100 टाइम्स। हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। कि या तो वो सेट ए में जाए, सेट ए में जाने के लिए वो अकेला ए में, ए और बी में कॉमन, या फिर ए और सी में कॉमन, ठीक। ए बी सी तीनों में कॉमन, वो वाला तो मैंने केस शुरू में ही हटा दिया, ठीक। और या फिर क्या है, सेट एक्स में रहे, इन तीनों में से जाए नहीं, सबसेट तो ऐसे तो बनाते हैं अपन सबसेट, ठीक है। अब इसमें वो वाले केस मुझे हटाने पड़ेंगे। कौन से केस हटाने पड़ेंगे, जो इस कंडीशन और इस कंडीशन को अपोज कर रहे हैं। कैसे, क्या कह रहे हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, कुछ केस, ये सारे केस बन गए, इनमें कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें सारे के सारे एलिमेंट किस में चले गए, सारे के सारे एलिमेंट या तो 1 में चले गए, या 2 में, या 6 में, या 5 में, या 3 में, या फिर 7। 4 में गए ही नहीं, 4 में गए ही नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि 100 के 100 एलिमेंट इधर चले जाएं, तो इसका मतलब 4 में नहीं गए, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी फाई आ गया, जबकि हमें फाई नहीं चाहिए। यस और नो। तो वो वाले केस में यहां पे हटा दूंगा। वो कितने केस हैं, हर एलिमेंट के पास 6 चॉइस है, 4 को वो छोड़ दे तो 6⁻100। या फिर ये तो इसकी बात की, ऐसे मुझे इस वाले केस को भी देखना पड़ेगा कि बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, ये जो टोटल केस है उनमें से कुछ केस ऐसे भी हैं। कौन से केस ऐसे हैं, जहां जहां सारे एलिमेंट 1 4 2 6 3 और 7 इन सेगमेंट में चले गए, 5 में गए ही नहीं। क्योंकि 5 में नहीं गए, उस सिचुएशन में बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 5, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये केस इसमें काउंट हो चुके हैं, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्लियर। तो प्लस 6⁻100। क्लियर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम आ गई, ये जो 6⁻100 है ना, पहले वाले ध्यान से समझना, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये जो 6⁻100 है, कौन से वाले, जब वो 4 में नहीं गए, तो 6⁻100 वाले जो हैं वो सारे किस में चले गए, 1 6 3 5 और 2 7। उनमें से वो केस भी आ गए जब सारे के सारे एलिमेंट इन 5 में चले गए, 5 में नहीं गए। अरे वही ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला फंडा लगेगा। तो इसमें से मैं वो वाले केस माइनस कर दूंगा 5⁻100। ये टोटल केस, क्यों, देखो भाई ये 6⁻100 है, ये टोटल केस है जब 4 में नहीं गए। इसमें से वो केस भी चले गए ना, वो केस भी काउंट कर लिए जब 4 और 5 दोनों में नहीं गए। ऐसे ही ये जो 6⁻100 है, जब 5 में नहीं गए, तो बचे हुए सारे एलिमेंट किस में चले गए, इन 6 सेगमेंट में चले गए। तो इसमें वो केस भी आ गए जब 4 और 5 में नहीं गए। तो 4 और 5 दोनों वाले केस मैंने यहाँ और यहाँ दोनों जगह हटा दिए, तो एक जगह मतलब दोनों जगह काउंट कर लिया, तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है। अरे ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला फंडा यहाँ पे लग रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 7⁻100 माइनस 2 इंटू 6⁻100 डबल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 5⁻100। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। सेट थ्योरी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, काउंट करने का बेसिक सा तरीका। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसको देखो तो ये एडवांस 2018 में पूछा हुआ है। देखो कैसे करेंगे। लेट एक्स बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट। सेट एक्स में कितने एलिमेंट हैं, x1 x2 x3 x4 x5, 5 एलिमेंट है। ठीक है,
वाई बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट। वाई में कितने एलिमेंट है सेट वाई में? y1 y2 से लेकर y7। a इज द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम x टू y। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ a को आप अल्फा ही मान लो, है ना, a और अल्फा सेम ही दे रखा है ना, यहाँ पे ये अल्फा और a सेम है, बीटा और b सेम है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में हमारे ऑपरेटर साहब ने ध्यान नहीं दिया, या फिर हो गया होगा। कई बार क्या होता है, अपन एक पीडीएफ को दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तब भी ये चेंज हो जाते हैं। तो a और अल्फा सेम है, b और बीटा सेम है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्या कह रहा है? b इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम y टू x, देन वैल्यू ऑफ 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे बताओगे बताओ? ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले a पे फोकस करते हैं। a, ये सेट x है, ये सेट y। सेट x में कितने? 5 एलिमेंट। सेट y में कितने हैं? 7 एलिमेंट है। ठीक, ये सेट y, ये y1 y2 से लेके y7। यहाँ से यहाँ फंक्शन हमें डिफाइन करना है, और कौन सा फंक्शन डिफाइन करना? 1 1, उतना a होगा। तो a बता दो। 1 1 के लिए मतलब क्या है कि भाई फंक्शन है तो इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज इसमें नहीं आ रही, वरना तो फंक्शन की डेफिनेशन का अपोज करेगा। तो इधर 5 एलिमेंट है, उन 5 की इधर यूनिक एलिमेंट यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो x1 के पास कितने ऑप्शन है? 7 है। x1 की इमेज y1 y2 y3 कुछ भी आ सकती है, y7 तक 7 है। लेट से x1 की इमेज y1 आ गई, तो अब x2 की इमेज y1 नहीं आ सकती, क्योंकि फिर दोनों की इमेज अगर y1 आ गई तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? उस सिचुएशन में मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए? 1 1 फंक्शन चाहिए। तो x2 के पास एक ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, क्या बचेगा? ये 6 ऑप्शन बचेंगे, तो ये 6। फिर ऐसे x3 के पास 2 ऑप्शन हट जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आ गया। या फिर इसी चीज को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि उल्टा देखो, ये 7 है, इन 7 में से 5 सेलेक्ट कर लो। इन 7 में से 5 एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लो और उन 5 को इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सबको एक एक मिल जाएगा, सबकी एक एक इमेज आ जाएगी, फंक्शन की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? ये और ये दोनों सेम है, सोल्व करके देख लो। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ए तो मुझे मिल गया, मैं बी की बात करता हूँ। बी क्या चाहिए मेरे को? बी इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। वाई टू एक्स चाहिए मुझे, मतलब चलो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। ये वाई है, ये क्या है मेरे पास? एक्स है। वाई से एक्स चाहिए, क्या? ऑन टू। अब ये आपको पता होना चाहिए ना कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, 1 1 फंक्शन क्या होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? y1 y2 y3 से लेकर y7 तक आ रहे हैं। इधर x1 x2 से लेकर x5 तक 5 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है ऑन टू फंक्शन में? ऑन टू फंक्शन का फंडा होता है कि भाई रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये ऑन टू का फंडा होता है। तो y से x में फंक्शन को डिफाइन किया मैंने, इधर से इधर फंक्शन डिफाइन किया, तो कोडोमेन क्या हो गया? ये, और ये रेंज होनी चाहिए, मतलब इधर सारे एलिमेंट हैं 7, उन सब के इमेज इधर आनी चाहिए और इधर कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये हो गया कि 7 चॉकलेट हैं, 5 बच्चे हैं, 7 चॉकलेट को 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर बच्चे को कम से कम एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। ये फंडा हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को ग्रुप से करूं, अगर मैं ग्रुप से करूं तो मुझे 7 के कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे? 5 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। यस और नो? कि एक ग्रुप में एक एलिमेंट, दूसरे में एक, तीसरे में एक, चौथे में एक, बचे हुए 3 एलिमेंट इधर आ गए। ठीक, 5 ग्रुप बना लिए मैंने कि y1 एक, y2 एक, y3 एक, y4 एक, और बचे हुए 3 एलिमेंट एक साथ ले ली। अब इन 5 को मैं इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो ग्रुप बनाने का तरीका कितना हो गया बताओ? 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 1 1, मतलब 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है। ये आ गया। अब ये जो 5 ग्रुप बनाए, मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल। अब कोई जरूरी है कि 5 ग्रुप ऐसे ही बने, और कैसे बन सकते हैं? 7
1 2 3 4 5, तो ऐसा हो जाए 1 1 1 2 और 2। इसके अलावा तो कोई केस बनेगा ही नहीं, बनेगा क्या? तो और कैसे बन सकते हैं 5 ग्रुप? 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू क्यूब, सॉरी 1 1 1 3 है, ये 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, सेम आता है ना 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और ये तो 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो 1/3 फैक्टोरियल। 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1/2 फैक्टोरियल। ये ग्रुप बन गए, इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 फैक्टोरियल। ये ग्रुप बन गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनमें। अब क्या होगा कि x1 x2 से लेके x5 सबकी प्री इमेज आएगी इधर, सबकी प्री इमेज, मतलब रेंज और कोडोमेन सेम हो गए। फंक्शन की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करी, इधर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसकी इमेज इधर नहीं आ रही हो। ठीक, दोनों चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, इधर कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज इधर आ रही हो, और इधर कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज इधर नहीं हो। क्लियर है? ठीक, तो इन सबको ऐड कर लो, ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, देखें। तो अब जैसे ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर अगर ये तो चलो 7 थे और इधर 5 थे, तो आपने ये ग्रुप लगा दिया। अगर इधर 100 एलिमेंट होते और इधर मान लो कम एलिमेंट होते, 5 या 10 एलिमेंट, तब मैं कैसे करता? तब तो मैं ग्रुप नहीं लगा सकता। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, 2 लेक्चर हैं पीएनसी के, ध्यान में रखना। अभी मैंने ग्रुप वाला मेथड बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी तरीके के एक क्वेश्चन ले लूँगा जिसमें इधर क्या है 100 या फिर बहुत सारे, इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट हो, इस सेट में कम एलिमेंट हो, उस सिचुएशन में ऑन टू फंक्शन से हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने क्या बताया, ग्रुप वाला जनरल फॉर्मूला मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये बी आ गया और ये ए आ गया, बीटा माइनस अल्फा निकाल लो भाई। तो बीटा माइनस अल्फा मतलब बी माइनस ए। बी माइनस ए देखो दोनों में क्या आ रहा है, 7 फैक्ट, ये 5 फैक्टोरियल तो कॉमन आ रहा है, अपॉन 5 फैक्टोरियल भी डिवाइड कर दें, तो ये 5 फैक्टोरियल दोनों में, ओके, ये 5 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे, तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बी फैक्टोरियल बचा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं। यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है मुझे ये 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे का कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया कैंसिल आउट, ये 35 दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें 5 फैक्टोरियल, तो ये तो कॉमन आगे कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसको तो अपने को काटना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या है 2 इंटू 2 4, ये चला गया, और ये कितना आ गया मेरे पास 3, तो ये 35 इंटू 3 और ये 35, तो बेसिकली ये क्या हो गया 140, क्या हो गया 140, 140 इंटू 5 फैक्टोरियल, 140 इंटू 5 फैक्टोरियल मैं कॉमन ले लूँ, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा बताओ 7 इंटू 6/2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया मेरे पास 21, यस और नो, इंटू 5 फैक्टोरियल, वो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ रहा है ये आंसर 119, ये मेरा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शन में भी पढ़ा देते हैं इसको, जैसे ऑफलाइन हमारे विद्यापीठ में, तो उसको फंक्शन में पढ़ा देते हैं, या फिर इसको अपन पीएनसी में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, 6 अल्फाबेट वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ वोवल्स, 6 अपने को लेने, ठीक है, सच दैट ईच अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द वर्ड अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस, अगर इनमें से कोई एक लेटर आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है, या तो आएगा, नहीं आएगा तो कम से कम 2 बार आएगा। ठीक है, और 6 अल्फाबेट वर्ड बनाना अपने को। ठीक है, देन नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज, कंसेप्ट समझ गए कि अगर जैसे एक या तो उस वर्ड में आएगा, नहीं अगर आएगा तो कम से कम 2 बार आएगा। आई है, आई या तो उस वर्ड में आएगा, नहीं आएगा तो कम से कम कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार नहीं आएगा। तो कैसे कैसे बन सकता है, जैसे मान लो ऐसा बन जाए कि ये अल्फा अल्फा बीटा बीटा और बीटा, ये गामा गामा, इस तरीके से आ जाए, मतलब इनमें से भी कोई एक वर्ड आ जाए। तो मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ऐसा आ जाए ए ई और आई आई, मतलब ये 3 लिए, हो सकता है अगली बार ओ यू 2 बार आ रहा हो, या फिर क्या हो सकता है कि भाई
ये तीन तीन आ जाए, ए ई और ई। या फिर क्या हो सकता है कि ए और ये ई और ई आ जाए, यस और नो। या फिर क्या हो सकता है कि भाई 6 की 6 बारी क्या आ जाए, ए आ जाए, मतलब कोई भी एक लेटर आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 से आ जाए और एक अलग से आ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं। ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि भाई तीन और तीन तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 और 2 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 5 और 1 नहीं आ सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ए ई आई और ओ आ जाए, वो भी नहीं है, क्योंकि अगर आई आ रहा है तो फिर वो कम से कम 2 बार आना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड ये, तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ये 4 केस बनेंगे। अब ये आपके सामने मैंने केस बना दिया है, अब आपको सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक है। ये पॉज कर लिया है ना, तो पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व ही करना है। क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है। मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे बनाओ। मैंने केस लिख दिए हैं आपके सामने स्क्रीन पे, और आपको बस कैलकुलेट करके इनको ऐड करना है, ठीक है। और जिस जिस बच्चे का आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, चाहे ड्रॉपर हो, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर उसको पीएनसी का बेसिक नॉलेज हो तो, ठीक है। कर रहे हो ना सोल्व, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब जैसे चलो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो क्या होगा बताओ इसका कि भाई 2 या तो ऐसे बन सकता है वर्ड हमारा, तो लेकिन कौन से 3 मैं यहाँ से ओवल्स उठाऊं जो इसको बनाए, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन 5 में से 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ए ई आई यहाँ मैंने एग्जाम्पल में सेलेक्ट कर रखे हैं, हो सकता है अगली बार ई ओ यू हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए। अब मुझे वर्ड बनाना है, मतलब मेरे पास कितने लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, 6 है। तो उन 6 में 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा आ गया, यस और नो। इनका अरेंजमेंट यही करेंगे अपन। 5 में से मैंने 3 उठा लिए और 3 को 2 ले लिया, तो ये इस तरीके से अपन अरेंज कर देंगे। क्लियर है बात। यहाँ पे मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ग्रुप नहीं बना रहा हूँ। ग्रुप होता तो 1/3 फैक्टोरियल करता, वो अलग सिचुएशन हो जाती है, ठीक। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 4 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो ये 8, ये चला गया, ये 2 चला गया, तो ये तो 10 आ गया। ये 30 90 इंटू 10 मतलब 900 आ गया, ठीक है। अब अगली बार क्या हो सकता है बताओ। अगली बार इनमें से मैं कोई भी 2 लेटर उठा लूँ, 2 लेटर उठा लेता हूँ। 5 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, और वो 3 है, तो उनको अब मुझे अरेंज करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, और ये 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 6, 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट, और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 10 और 20 मतलब 200, ठीक है। और इनकी बात करें, ये थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान रखना। 4 में से मैं 2 उठाता, मतलब 5 में से कोई भी 2 लेटर मैं उठाता हूँ, लेकिन एक बार जैसे मान लो मैंने ए और ई उठाया, तो एक बार मैंने 4 ए लिए और 2 ई लिए। अगली बार क्या करता हूँ, मैं 4 ई लेता हूँ और 2 ए लेता हूँ, तो इंटू 2 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ले रहे हैं, चाहे 3 ए लो चाहे 3 ई लो, यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंटू मेरे को 2 करना पड़े, क्योंकि 4 ए लूंगा और 4 ई लूंगा तो 2 अलग अलग मेरे को वर्ड दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब इनको अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 इंटू ये तो कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट, ये 300 आ गया, ठीक है। और लास्ट केस क्या है मेरे पास कि इन 5 में से मैं कोई एक वर्ड उठा लेता हूँ, 5 में से कोई एक लेटर उठा लेता हूँ, और उनको अरेंज करने का तरीका एक ही है भाई, सारे अलग कैसे अरेंज करोगे, एक ही मेथड है, ठीक। तो ये 5 आ गया। इन सबको आप ऐड कर लो, तो 1100 1400 प्लस 5 ये मिल गया 1405, ठीक है। इस केस का थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, और बाकी अपन आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलें आगे। ये देखो
क्या कह रहे हैं कि भाई एक लॉटरी लगी हुई है, लॉटरी हम निकाल रहे हैं और टिकट्स पे नंबर लिखे हुए कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 40 तक, और 6 टिकट निकाल रहे हैं। देन अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब देन देयर नंबर्स, जो भी, जैसे इसका नंबर 1 है 2 3, तो मैंने कोई भी 6 टिकट उठाए, जैसे 2 3 9 11 25, इस तरीके से मैंने उठाया, उनको अरेंज कर रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू हैव फोर्थ टिकट बियरिंग नंबर 25, ठीक। क्या कह रहे हो कि भाई मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करता हूँ। अरेंजमेंट का तो एक फिक्स ऑर्डर हो गया कि भाई डिसेंडिंग है तो अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, बस यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, सिलेक्शन करेंगे यहाँ से, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर फिक्स हो गया, अरेंज आप नहीं कर सकते। और हमें क्या चाहिए, फोर्थ नंबर पे टिकट चाहिए जिसका नंबर क्या हो, 25 हो। तो मैं उल्टा लिखता हूँ, जैसे ये पहली टिकट है जिसका नंबर 40 है, फिर 39 वाली है, ऐसे चलते हुए आपने 26 तक पहुँचे, फिर यहाँ पे 25 वाली टिकट आई, फिर यहाँ से 24 नंबर वाली टिकट है, 23 वाली, और ऐसे चल रहे हो 2 वाली और 1 वाली। क्लियर है, ये है और ये है। आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी टिकट्स हैं मेरे पास, कितनी टिकट्स हैं, 14, यस और नो, नहीं सॉरी 15 है, 26 से शुरू हो रहा है, कितने टिकट्स हैं यहाँ पे, 15 टिकट्स। यहाँ पे क्या हो गया, ये 16, ये कितनी बची हुई है, 24 टिकट्स, यस और नो सॉरी, ये 15 है, ये क्या है, 24 टिकट्स हैं, और मुझे कितनी टिकट सेलेक्ट करनी है, कितनी करनी है, 6, जिसमें फोर्थ नंबर वाली टिकट क्या होनी चाहिए, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं तो 25। तो बेसिकली ये जो 15 टिकट्स हैं, उन 15 में से आप 3 टिकट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, लॉटरी टिकट 3 सेलेक्ट कर लो आप, ठीक। फोर्थ नंबर वाली टिकट ये होनी चाहिए, तो अपने को पर्टिकुलर यही चाहिए 25, तो हम 25 ही सेलेक्ट करेंगे, तो इसका एक ही वे होता है, ठीक। बाकी जो बची हुई है, बाकी जो बची हुई है 24 टिकट्स हैं, उन 24 में से आप कितनी टिकट सेलेक्ट कर लो, 2। तो आपने 3 टिकट सेलेक्ट की 40 से लेकर 26 के बीच में, फोर्थ नंबर वाली टिकट आपने 25 जो क्वेश्चन की डिमांड है, और बाकी बची हुई 2 टिकट आपने सेलेक्ट की 1 से लेकर 24 में, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर वाली टिकट कौन सी आ रही है मेरे पास, 25, और बाकी बची हुई 2 टिकट वो कौन से, 25 से छोटी, और 3 टिकट क्या है 25 से बड़ी। क्लियर, अरेंज आपको करना नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। आप देख लो, इसको कैलकुलेट कर लो, 15 इंटू 14 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 अपॉन 3 इंटू 2, यहाँ पे 1, और ये 24 इंटू 23 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये 12 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना आता है आपको, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अरे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि कितने बच्चे उसको सोल्व कर पाते हैं। उसका आंसर है वो काफ़ी बड़ा सा आपको दिखेगा, आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कितने बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, फिर भी अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा पीएनसी का, जो कि आपका शेड्यूल दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो आपका पीएनसी का आएगा, उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। ये आप लोग मुझे बताओगे कि किसी को प्रॉब्लम है कि सर डिस्कस करना है कि नहीं करना है, या फिर हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पीएनसी के सेकंड लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक आपको जो जो प्रॉब्लम आई इस लेक्चर में, जो जो कंसेप्ट में कि मुझे सर्कुलर वाले में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अलाइक ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसके परम्यूटेशन से रिलेटेड, या फिर मुझे बैगर मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, वो कंसेप्ट आप एक बार फिर से देख लो, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जब आप देखो तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।